वो हाट नाम की एक जगह है पाकिस्तान में, वहां पे हिंदुओं की आबादी से 10-15% रह गई थी। ग्रंथ के जलने के एलिगेशन पे सारे हिंदुओं को भगा दिया गया कोहट से, या मारा गया, काटा गया, जो रह गए, और कभी वापस नहीं जा पाए। ये कमीशन की रिपोर्ट है जिसने दिखाया कि कैसे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में जितने मुसलमान थे वो सब इन्वॉल्व। और वो जो है, अगर किसी को पढ़नी है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक वेबसाइट है इंडियन कल्चर, उस पर वो रिपोर्ट पढ़ने को मिल जाती है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि पाकिस्तान का क्रिएशन शायद हिंदुओं के लिए बेस्ट चीज हो बट आई थिंक जो मिसिंग पॉइंट एक रह गया वो ये था कि क्लियर एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन हो जानी चाहिए थी रिलीजन बेसिस पे। इंडिया को हमेशा से एक सेक्युलरिज्म का जो, और हिंदूज को स्पेशली, वही कीड़ा जो रहा है हमेशा से, वो कहा अभी काट रहा है। और जो नेहरू जी बोलते हैं, कौन सी संस्कृति, कैसी संस्कृति, इस संस्कृति से कुछ नहीं मिला गरीबी के अलावा। और वो सोने की चिड़िया क्या थी फिर? बोलते सब मिथ्या है, सब बकवास है। मिथ बोलते हैं उसको। नेहरू जी ने एक मिशनरी कम सोशियोलॉजिस्ट को नॉर्थ ईस्ट की पॉलिसी बनाने के लिए अपॉइंट कर लिया, बैरियर एल्विन के नाम से, और उसकी पॉलिसी थी कि नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम इंडिया से कट ऑफ कर दो बिल्कुल। 6 दिन के अंदर प्लेन से सरदार वल्लभ भाई पटेल उतर रहे और निजाम ऐसे खड़े हुए हाथ जोड़ के। 1980 के जो मुरादाबाद दंगे की कमीशन के ऊपर जो सक्सेना कमीशन की रिपोर्ट आई थी, 80 में हुए दंगे की रिपोर्ट 2023 में टेबल पहली बारी हुई और सार्वजनिक करी गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, महंत योगी आदित्यनाथ जी की है, जिसमें कि ये कहा जाता था कि आरएसएस ने दंगा करवाया था। पूरे 40 साल तक ये नैरेटिव चलाया गया और रिपोर्ट में ये पाया गया था कि असल में वहां के जो लोकल मुस्लिम लीग के नेता थे उन्होंने दंगा करवाया था। राम राम रोहित भैया। राम राम सात्विक भाई। थोड़ा आर्यन भैया वाला स्टाइल अपना लियो। कैसा लग रहा है? दिस इज माई सेकेंड वीडियो विथ यू एंड आपको संडे मॉर्निंग जगा दिया मैंने। नहीं, ठीक है। आई एक्चुअली एंजॉयड द फैक्ट दैट आई कुड मीट यू एंड बहुत अच्छा लगा। इस बहाने मैं कई सालों बाद फिर मुंबई वापस आ सका। अच्छा, बहुत टाइम बाद आ रहे हैं? हाँ, तकरीबन 5 साल हो गए। 5 साल? हाँ, मौका ही नहीं मिला, अवसर नहीं हुआ, काम से कभी बात ही नहीं बनी कि मैं वापस आ सकूं। शहर मुझे बहुत पसंद आता है, तो लोग बड़े अच्छे हैं यहाँ पे। मुंबई शहर अपना बना लेता है। हाँ, इट ग्रोज ऑन यू, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, इट ग्रोज ऑन यू। तो बस वही था कि एक अच्छा अवसर मिला आने का, और अभी इतने बड़े पावन पर्व के पास हम के निकट आया हूँ मैं, तो एक और 2 दिन रुक जाते तो। हाँ, वो होता, पर एक अलग अनुभूति है हवा में कि कुछ होने वाला है बड़ा। वो दिख रहा है, सब मंडप दिख रहे, पंडाल दिख रहे हैं, गणेश चतुर्थी, गणपति बप्पा, तो एक वो रंगोत्सव की तरह बन गया है जो मुंबई का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो जब मैं भी बाहर पढ़ने गया था तब जो मेरे को जब सबसे ज्यादा मिसिंग हुई थी वो 2 दिन हुई थी। एक थी गणेश चतुर्थी के 10 दिन, और जो दिवाली के टाइम फैमिली से, जो क्योंकि बाकी ऐसे तो यू आर सो बिजी इन योर स्टूडेंट लाइफ की मालूम नहीं पड़ा, बट ये जो 2 इंस्टेंसेस थे, ऐसा था कि जो सार है, क्योंकि इतना रिलीजियस अपने आप को तभी मानता नहीं था, और कभी लगा नहीं था कि ये, क्योंकि हमेशा इंडिया में रहे, मुंबई में रहे, तो कभी ऐसा लगा नहीं था कि ये इतना बड़ा पार्ट हो जाता है अपने लाइफ का। पर जब बाहर गए तो जो ग्रांटेड लिया हुआ चीज़ था उसकी वैल्यू समझ में आई कि ये कितना बड़ा रोल प्ले करती है। आपने कितनी अच्छी बात बोली, और अब मुझे पता नहीं कितने लोगों को आज ये बात याद है कि गणेश चतुर्थी को दोबारा मेन स्ट्रीम में लाने का जो श्रेय है वो बाल गंगाधर तिलक जी को जाता है। हाँ जी। जिस तरह उन्होंने इस त्योहार की महत्ता को पहचान के और इससे लोगों की एकता बढ़ाने का जो कार्य था, जो आरंभ किया, आज उसका परिणाम ये देखिए कि केवल महाराष्ट्र या गुजरात या सिर्फ दक्षिण में नहीं, समूचे भारत में गणेश उत्सव किसी न किसी रूप में मनाया जा रहा है, और पूरे 10 दिन मनाया जाता है, और एक सामाजिक स्तर पे मनाया जाता है। तो इवन दिल्ली में काफी अच्छा, दिल्ली में बहुत बड़ा त्योहार बन गया पिछले 5 साल में। तो आप ऐसे समझिए कि प्रत्येक सोसाइटीज में विग्रह स्थापित होते हैं, और साथ ही साथ आपके मतलब पूरे जोर शोर से पूजा भी होती है, सांस्कृतिक कार्य भी होते हैं, कार्यक्रम भी चल रहे होते हैं। तो आप जो शायद तिलक जी का सपना था वो आज सच में साकार हो गया है। भारत एक ऐसे त्योहार के माध्यम से एकत्र हो जाता है, एक छत्र हो जाता है, जो किसी ने शायद कल्पना भी ना करी हो। और वो एक छोटा सा त्योहार जो कभी मतलब महाराष्ट्र में भी लुप्त होने के कगार पे था, उसको पुनः जीवित करके इतनी बड़ी उपलब्धि है। ये तो भारत की एकता और अखंडता कैसे पहचान में आती है उससे,
आप ये देखिए। बट स्पेशली दिस इज ये बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट आप देखोगे आफ्टर 2014 मोदी जी के आने से एक जो कॉन्फिडेंस मिला है हमारे कल्चर के अंदर, हमें वापस से एक आइडेंटिटी जो एक क्रिएट हो पाई है। क्योंकि पहले अगर आप अभी रासलीला नहीं बोलते इसको, गरबा जो होता है, गरबा, रास गरबा, तो ये जो 9 दिन होते थे पहले लोगों को ये सिर्फ फन था कि जब फाल्गुनी पाठक में जाना है या उसमें जाना है। बट अभी एक मैंने देखा है कि पूजा, व्रत, अष्टमी के दिन, नवमी के दिन हवन, और बाद में ये तो 2 बार आती है साल में, बट अभी जो आने वाली उसमें तो दुर्गा पूजा का भी एक है। तो वो जो लेवल पे एक यूथ का, स्पेशली जो 25 to 35 ईयर ओल्ड जो दिख रहे हैं, 40 ईयर ओल्ड जो दिख रहे हैं, they are so involved in this now. In last 5 years I've seen. और इवन मैं अपने आप को, मैं भी खुद जा रहा हूँ तो मुझे भी समझ में आ रहा है इतने अच्छे लेवल पे डिवोशन आ रही है। और पीपल आर फाइंडिंग पीस। जो इतना सोशल मीडिया का जो एक टर्बुलेंट लाइफ होता है, स्पेशली जब कंपेयर करते रहते हैं लाइफ, उसमें जो पीस मिलती है, तो नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने। गर्भोत्सव की बात करी, और अब गर्भोत्सव का महत्व तो लोगों को फिर याद आने लगा है। गरबा जो है वो जगदम्बा का प्रतीक बना। सिर्फ डांस नहीं है, वो डांस नहीं है, वो एक आराधना है, साधना है। तो जब ये दोबारा लोगों की स्मृति में आया है तो आप देखिए, अच्छा ये इसमें इतनी मजे की बात है, वो स्मृति में आया है और उसे एक पुनर्जागरण है संस्कृति का भी। क्योंकि आज की डेट में जैसे अब गरबा आर्टिस्ट भी आप देखिए, they've taken their music to another level. लेकिन वो म्यूजिक जो है वो आराधना का म्यूजिक है, राइट। वो संस्कृति का म्यूजिक है, वो उनकी पहचान का संगीत है। वो कोई रैंडम मूवी फिल्मी सॉन्ग्स पे अब कोई गरबा नहीं कर रहा है। हाँ जी, पहले वो ज्यादा होता था, वो बीच में हो गया था। अभी लेकिन आप देखिए, जिसे बोलते हैं ना एकदम ठेठ, जैसे हिंदी में कहा जाता है ठेठ भजन स्मृति पे, या आपकी बोलते हैं ना आरती पे गरबा हो रहा है, जो एक संस्कृति थी एक क्षेत्र की, और वो पुनः जागृत हुई है। तो लोगों के अंदर जब वो अपनी संस्कृति से जुड़ाव जो 2014 के बाद बहुत ही बड़े स्तर पर होने लगा है, और ये एक तरह से भारत का पुनः जागरण ही है, राइट। एक प्रक्रिया शुरू हुई 2014 में। शायद वो लोगों को पता नहीं था कि उन्होंने खुद उस संस्कृति को पुनः जागृत किया है, लेकिन वो जिस जो धारा बह रही है, अब वो धारा नहीं है, अब वो अपने में एक सुनामी ही है। अब वो सुनामी को कोई नहीं रोक सकता, राइट। जैसे जैसा दीपक जी कहते हैं कि ये आप एक ट्रेंड देख लो कि शक्ति सारी दुनिया का भ्रमण करके वापस इंडिया आ गई है। हर जगह से मूर्तियां निकल रही, शिवलिंग निकल रहे हैं, और शक्ति का जो एक राइज हो रहा है, स्पेशली आप वर्ल्ड लेवल पे जो इंडिया का राइज देख रहे हैं। G20 इतना सक्सेसफुली हुआ, जो अनएक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन आया यूनानिमसली, देयर आर सो मेनी थिंग्स। ठीक है, हमने शुरुआत में बहुत बात कर ली हमारी संस्कृति की, बट आज का जो हमारा मेन मुद्दा है जो हम बात करने वाले थे और है, वो ये है कि हमारी जो स्टेट्स थी इंडिया की, जो आज हम 29 स्टेट्स देखते हैं, जो अभी वापस 28 हो गई है क्योंकि जम्मू कश्मीर ब्रेकअप हो गई। हाँ, 28 स्टेट्स एंड बाकी यूनियन टेरिटरीज। हाँ, यूनियन टेरिटरीज हो गई, क्योंकि पहले 29 हो गई थी तेलंगाना से, फिर वापस एक रिड्यूस हो गई। तो ये कैसे बनी? पहले का मैप जो इंडिया का था, इवन 1947 के जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो मेहनत करके उसको यूनाइट किया, उसके बाद में भी बहुत डिफरेंस थी। जो आज की मैप है, पॉलिटिकल मैप एंड पहले की, तो हम उसकी स्टोरी प्री इंडिपेंडेंस शुरू करेंगे, राइट? तो प्लीज आप इससे आगे बढ़िए। ये आपने बहुत अच्छा विषय छेड़ा है, क्योंकि इसके बारे में चर्चा उस स्तर पे नहीं होती है। जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो शायद फिर भी उनको पता होता है। हाँ, बट एक लेमैन, क्योंकि जो एक नॉर्मल यंगस्टर है, उसको 1947 के बाद की हिस्ट्री डेप्थ में बिल्कुल नहीं पता है। इनफैक्ट मेजर इवेंट्स भी नहीं पता है बहुत सारे। बिल्कुल। तो 1947 में जब, या 1946 में ही जब ये तय हो जाता है कि भारत स्वतंत्र होगा और भारत का विभाजन भी होगा, 46 के अंत तक आते आते ये तय हो चुका था, निर्धारित हो चुका था। उस समय ऐसी परिस्थिति बनी कि जो जिसे आज हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट
भी बोलते हैं, जिसमें आज का बांग्लादेश और पाकिस्तान भी आता है, इस क्षेत्र के समूल को देखें अगर हम, तो इसमें अंग्रेजों का शासन सिर्फ 25% ऑफ द ज्योग्राफिकल लैंडमास पर था, ओनली 25%। 560 से ज्यादा रियासतें थी, और 560 रियासतों को किस तरह लाया गया वो अपने में एक बड़ी विचित्र कहानी है। उसके लिए मुझे शायद दिल्ली आके आपसे बात करनी पड़ी, वो अलग कहानी हो जाती है बहुत। लेकिन अब भारत जो था अलग होगा, पाकिस्तान बनेगा अलग होगा, उसमें भी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बिल्कुल। और लेकिन जितनी भी ये रियासतें थी, इनको ये स्वतंत्रता थी कि वो क्या करना चाहती हैं। वो भारत में जाना चाहती हैं, पाकिस्तान में जाना चाहती हैं, या फिर वो स्वतंत्र रहना चाहती हैं। इसके चलते प्रक्रिया शुरू की गई, और उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा हाथ था, और उनके जो सहायक थे वीपी मेनन, उनका बहुत बड़ा रोल था कि बहुत सारी रियासतों के राजाओं को, रावलों को, नवाबों को कन्विंस करने का कि आपको भारत में जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके हित में है, और इसके अलावा कोई और चारा है नहीं आपके पर जस्ट इसके एक जो ये इनको जो परमिशन दी गई नेहरू जी की तरफ से, बट इसके बीच में भी एक डील हुई थी ना उनके बीच में कि कश्मीर में देखूंगा, इसलिए आप दूसरा। हाँ, तो उसका कारण ये था कि एक जैसे कांग्रेस नाम की एक संस्था, एक मूवमेंट थी ब्रिटिश इंडिया के अंदर, प्रिंसली स्टेट्स में एक स्टेट्स कॉन्फ्रेंस होती थी। अच्छा। जम्मू कश्मीर की एक अपनी अलग कॉन्फ्रेंस होती थी, इसका नाम था JNK नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का पूरा नाम एक्चुअली जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस था, वो शेख अब्दुल्ला वाली पार्टी का। ओके। और शेख अब्दुल्ला ने जो उपद्रव मचाया था, जिसके चलते उसको अरेस्ट करके जेल में रखा गया था, या बाद में उसको तड़ीपार भी किया गया था, उन कारणों की वजह से नेहरू जी ने बहुत कोशिश करी हस्तक्षेप करने की, कि जो उनके हिसाब से जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े नेता हैं, जो डेमोक्रेसी है ना, और रूल ऑफ लॉ, इन चीजों की बातें सपोजिटली, पर उधर तो प्रिंसली स्टेट ही था, वो प्रिंसली स्टेट था, और उस प्रिंसली स्टेट में काउंसिल था, जिसके साथ मतलब बेसिकली सरकार काउंसिल चलाती थी। ओके। प्रधानमंत्री नियुक्त होता था अपना महाराजा द्वारा, लेकिन वो काउंसिल के बिना वो डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती थी। और काउंसिल एक लिमिटेड फ्रेंचाइज से आती थी। लिमिटेड फ्रेंचाइज का मतलब चुनिंदा वोटरों के निर्णय से बनती थी वो काउंसिल। और शेख अब्दुल्ला की समस्या ये थी कि शेख अब्दुल्ला का ना तो उतना बड़ा फुटप्रिंट था उस राज्य में, और उसकी जो राजनीति थी वो मूलतः इस्लामी राजनीति थी, जिसको उसने एक सेक्युलरिज्म का जामा पहनाया हुआ था, जो आज भी वैसे ही चलता है, जो कश्मीर घाटी में विशेष तौर पे यही है आज। नहीं, बट एक नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स भी वही है ना कि सेक्युलरिज्म तब है जब आप मुस्लिम हित में बात करो, और स्पेशली एंटी हिंदू बात करो। बिल्कुल, दुख की बात तो है ये कि ये है, सच्चाई यही है। तो फिर नेहरू जी क्यों इतने हेल बेंट थे? तो क्योंकि नेहरू जी को एक बारी अरेस्ट भी कर लिया गया था इसी मुद्दे पे, कश्मीर में घुसने के लिए। वो जो उनके राजा थे, राजा द्वारा राजा ने आदेश दिया था, और जो कि इनको प्रवेश ना दिया जाए जम्मू कश्मीर के अंदर। और जो उस समय के प्रधानमंत्री थे जम्मू कश्मीर के, रामचंद्र काक, स्वयं एक कश्मीरी पंडित। तो उस झगड़े में, झगड़ा क्या बोलूं मैं, मतलब इट वाज अ टेस्ट ऑफ नर्व्स। उसमें इनको जेल में डाला गया था। खैर उस जमाने में अब बहुत कहानियां बनाई गई कि इनको बायोनेट से मारा गया नेहरू जी को, और इनको बड़ी चोटें आई और ये सब, जबकि नेहरू जी ने खुद बाद में उसको डिनाई किया कि ऐसा कुछ भी हुआ था। लेकिन प्रोपेगेंडा कैसे बनता है, जब हम नैरेटिव की बात करते रहते हैं ना आजकल, ये ऐसे नैरेटिव सेट होता है। सो वापस अभी तो एनीवे कमिंग बैक टू सरदार पटेल। तो सरदार पटेल को बोला आप भारत के विलय की बात करिए, जम्मू कश्मीर मैं देखूंगा कि मैं कश्मीर एक्सपर्ट हूँ। अच्छा, और वो अपने आप को कश्मीरी पंडित, वो स्वयं कश्मीरी पंडित मूल के थे। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो स्वयं कश्मीरी पंडित मूल काम तो बड़े अजीब किए उन्होंने। जवाहरलाल नेहरू के अपना इतिहास बहुत ही विचित्र है, क्योंकि वो इलाहाबाद से भी आगे जो एक जगह पड़ती है अमेठी, तो अमेठी के राजा के दरबार में उनका परिवार
नौकरशाही का काम करता था। अच्छा। तो ये वो अमेठी दरबार से निकले हुए व्यक्ति हैं। तो मतलब और इनकी अपब्रिंगिंग जो थी बहुत ही रॉयल अपब्रिंगिंग थी, एरिस्टोक्रेटिक अपब्रिंगिंग थी शुरू से ही। और ये तो एंग्लिसाइज्ड भी थे काफी। इनके घर में इन्होंने कभी हिंदी या संस्कृत नहीं पढ़ी थी। इनके पिता ने ये हमेशा सुनिश्चित किया कि ये फारसी, अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं का पठन करें होम ट्यूटरिंग के माध्यम से। इसलिए ही ये हुआ क्या कि जब संस्कृत नेशनल लैंग्वेज की जब मांग हुई तब इन्होंने हिंदी पे ज़्यादा जोर दिया क्योंकि वो फारसी बेस्ड है। हिंदी फारसी बेस्ड तो नहीं थी। देखिए ये एक बड़ी गलत धारणा है कि हिंदी फारसी बेस्ड है। ओके। हिंदी का सबसे पुराना इतिहास जो है वो आपका 9वीं 10वीं शताब्दी अच्छा से आता है। और वो मगध क्षेत्र जो बनता है, जो बिहार में जो पाटलिपुत्र का क्षेत्र बनता है, जहां पर बुद्धिज्म 11वीं शताब्दी तक एक्चुअली रहा है। खिलजियों के आने से पहले बिहार में, बिहार का नाम ही बिहार से पड़ता है क्योंकि जब खिलजियों की फौज ने हमला किया इस क्षेत्र पे तो उनको इतने सारे बौद्ध विहार मिले। वो हनुमा विहारी क्रिकेटर है और तो वो बिहारी विहार ऐसे ही आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में भी बहुत बौद्ध होते थे। हाँ। तो कहीं ना कहीं उससे संबंध रखता है। लेकिन उस समय जो वहां पे एक अपभ्रंश बोली जा रही थी वो हिंदी की जड़ पहचानी जाती है। अच्छा वो है। ओके। तो हिंदी का जो बाद तो ये कहना कि हिंदी सिर्फ खड़ी बोली वाले क्षेत्र से निकली है ये गलत है। हाँ, जो आज की जो जिसे हम बोलते हैं ना मॉडर्न हिंदी जो बोलते हैं उसमें खड़ी बोली का बहुत प्रभाव, तो उर्दू इन्फ्लुएंस, क्योंकि उसमें आपने टोनल डिक्शन वेस्टर्न नॉर्थ वेस्ट इंडिया की ले ली, वो तो बॉलीवुड का बहुत, और जो सारी वोकैबुलरी थी आपने बिहार ईस्टर्न यूपी के क्षेत्र के लिए। अच्छा, बट ये थोड़ी बॉलीवुड का भी, और वो क्योंकि वो जो खड़ी बोल उर्दू में जो या आपका जो उस तरह जो हिंदवी जो क्षेत्र जो भाषा जो थी उसमें खड़ी बोली का बहुत प्रभाव था डिक्शन में, विशेष तौर पे जो जिसमें ना टोनल डिक्शन जो होती है। तो जैसे आकारांत शब्द जो होते हैं उनमें आप मतलब खड़ी बोली क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब आप जैसे ना एकदम सीधा सीधा बोल मतलब अपनी टंग अपनी जीवा को हिलाते हैं, इसलिए वो खड़ी बोली कही जाती थी। अच्छा, तो ये हिंदी लेकिन उतनी पुरानी है। और खैर ये जरूर था कि बहुत सारे मुस्लिम राइटर्स उस समय के थे, उन्होंने पिकअप किया था। खैर हम मुद्दे से बहुत आगे जा चुके हैं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, नेहरू जी कभी हिंदी पढ़े नहीं, कभी संस्कृत पढ़े नहीं, और उनको लेकिन ये सब पता था कि क्योंकि वो कैम्ब्रिज में पढ़े थे तो उनका तो सारा आउटलुक ही वेस्टर्न था। वो उनका भारत के इतिहास से तो या भारत की संस्कृति कोई लेना देना था नहीं। एक बड़े मशहूर लेखक थे भारतीय मूल के जो फ्रांस में रहते थे, जिनका नाम था राजा राव। हाँ, वो अंग्रेजी में लिखते थे और फ्रेंच में लिखते थे क्योंकि उनकी वो मेन राइटिंग लैंग्वेजेस थी और बहुत बड़े स्कॉलर माने गए अपने समय के। तो जब वो नेहरू जी से मिलते हैं, नेहरू जी के साथ ये चर्चा करते हैं कि भारतीय संस्कृति में हमें अपने आप को पुनः पहचान देनी होगी, तो राजा राव की किताब में लिखा हुआ है कि नेहरू जी बोलते हैं कौन सी संस्कृति, कैसी संस्कृति, इस संस्कृति से कुछ नहीं मिला गरीबी के अलावा। अच्छा जी, ऐसा बोला था उन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में। और वो सोने की चिड़िया क्या थी फिर? बोलते सब मिथ्या है, सब बकवास है, मिथ बोलते हैं उसको, वो मानते थे। तो खैर नेहरू जी सिर्फ जम्मू कश्मीर संभाले थे, लेकिन जो बाकी रियासतें थी उनके साथ संवाद करना, उनके राजाओं को, उनके मंत्रियों को समझाना और मनाना कि आप भारत में विलित हों, और अश्योरेंस देना, जैसे प्रिवी पर्स होते थे। तो राजाओं को एक्सचेंज में प्रिवी पर्स दिए गए थे। पाकिस्तान तो बहुत कुछ और दे रहा था, जैसे कि जो इकलौते हिंदू राजा जो पाकिस्तान में मर्ज हुए, जो थरपाकर वाले क्षेत्र में जिनकी अपनी सोढ़ा राजा थे वहां के, तो उनको रेलवे के राइट्स भी मिले। तो उनकी अपनी पर्सनल ट्रेन्स हैं वहां पे आज भी। ये कौन सा रीजन है पाकिस्तान? सिंध में। अच्छा, सिंध के हिस्सा, सिंध में आता है हिस्सा। तो वहां पे जो ये राजपूत राजा जो इस तरफ के थे, जो अपना जोधपुर और जैसलमेर की तरफ जो आता एरिया, और क्या रीजन रहा कि वो, क्योंकि उनको इकोनॉमिक राइट्स जो मिल रहे थे वो बहुत ज्यादा मिल रहे थे भारत के मुकाबले।
भारत सिर्फ प्रिवी पर्स देने को तैयार। अब रो रहे हैं इधर टूटने के लिए। लेकिन अब ये देखिए, बहुत सारे जैसे राजपूताना के जो राजा थे वो तय नहीं कर पा रहे थे कि हमें भारत में जाना चाहिए या हमें स्वतंत्र रहना चाहिए। तो उनको मना पाना अपने में कितनी बड़ी अचीवमेंट है, कितनी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आपके कम से कम 50 या 60 रियासतें तो सिर्फ राजपूताना की थी। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जो आप सोच सकते हैं ऐसे। और ऐसे ही सौराष्ट्र जो गुजरात का हिस्सा है, सौराष्ट्र का मतलब ही सौराष्ट्र। अच्छा, उसमें ऐसे भी राजा थे जो सिर्फ 2 गांव के राजा थे, उसको राजा बना देते थे, उनको राजा की उपाधि थी। ओके। तो ऐसे भी छोटे इससे बढ़ लेके, और सोचिए एक ऐसा प्रांत जैसे कि बाद में जम्मू कश्मीर की बात करें, हैदराबाद की बात करें, जो इंग्लैंड से भी, यूनाइटेड किंगडम से भी बड़ा ज्योग्राफिकली, उसको भारत में विलय करना तो कितनी बड़ी उपलब्धि रही होगी। और कितना, किस तरह के टैक्टिक्स, किस तरह की होता ना डिप्लोमेसी, कूटनीतिक समझ की कितनी बड़ी पहचान है कि आप इतने बड़े राज्य को, इतने बड़े राष्ट्र को एक छत्र कर सके। अब आप ये सोचिए, हैदराबाद 47 के बाद भी एक स्वतंत्र देश की तरह भारत के बीचों बीच रह रहा था। वो चाह रहे थे कि हम अगर हम पाकिस्तान में नहीं जा सकते, जो उसके नवाब थे, निजाम थे, और निजाम जो थे वो कट्टर इस्लामी थे। और बाय द वे जो ये असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, MIM एक्सटेंशन, हाँ, तो बेसिकली जो रजाकार थे जिन्होंने बाद में बहुत कत्लेआम किया था तेलंगाना में हिंदुओं के ऊपर। अच्छा। और उस दौरान भी बहुत अत्याचार हिंदुओं पे करते थे ग्रामीण क्षेत्रों में। ये वो लोग थे जो निजामियत को खड़ा करके रखे हुए थे हैदराबाद के अंदर। तो उनका ड्रीम आज भी वही है क्या, वापस रिक्लेम करना? तो वो पार्टी ने कभी छोड़ा कहाँ है ऑफिशियली वो ड्रीम को। जो सैयद रिजवी था, सैयद कासिम रिजवी जो था, वो पार्टी ऑफिशियली ओवैसी परिवार को सौंप के गया था पाकिस्तान। ओके। ये बात कोई चर्चा नहीं करता है। ये देखिए, वो तो सेक्युलरिज्म की बातें करते हैं, जैसे वही सेम नहीं, वो सेक्युलरिज्म ढोंग है। हाँ, वो सेक्युलरिज्म ढोंग है, क्योंकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला ही सेम टेम्पलेट यूज हो रहा है। हाँ, क्योंकि अपनी असलियत छुपानी है ना, कि हमने कैसे हिंदुओं का कत्लेआम किया यहाँ पे। दुख की बात यह है कि बहुत सारे ऐसे लेफ्टिस्ट राइटर्स और स्कॉलर्स हैं जो एक्चुअली इस नैरेटिव को पेडल करते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं हिंदुओं पे। असली अत्याचार तो मुसलमानों पे हुआ था उसमें, ऑपरेशन पोलो में। और ऑपरेशन पोलो क्या है? ऑपरेशन पोलो पुलिस एक्शन था। जब इट वाज नॉट इवन एन आर्मी एक्शन, इट वाज अ पुलिस एक्शन। अच्छा, पुलिस एक्शन था। क्योंकि हमें तो एक नरेट में, मुझे तो अब तक ऐसा लगता है कि प्रॉपर आर्मी दो साइड से, रिजर्व पुलिस फोर्सेस गई थी। तो क्या हुआ था कि जितने भी बातें थी, बातचीत सब फेल हो चुकी थी। माउंट बैटन ने एक प्रस्तावना भी साइन करवा लिया था पटेल से, पर पटेल साहब ने अपेरेंटली इसीलिए साइन किया, उनको पता था कुछ भी मैं साइन कर दूंगा। उनको पूरा विश्वास था कि हैदराबाद से कुछ साइन होके नहीं आएगा। ओके। क्योंकि वो उनको लगेगा ये भी क्यों साइन कर दिया। वो हमेशा वो शक के दायरे से हर चीज को देखेंगे। तो जवाब में क्या हुआ कि पाकिस्तान से एयरलिफ्ट होके हथियारों का जखीरा आने लगा। क्योंकि इंडियन एयरफोर्स इतनी स्ट्रांग थी नहीं कि, और ना उस तरह की सर्विलेंस उस जमाने में होती थी। हाँ, एयर ड्रॉप होते थे, और रजाकार ना सिर्फ हैदराबाद के अंदर, लेकिन हैदराबाद से बाहर निकल के जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का एरिया था या आंध्र प्रदेश का इलाका उस समय का था, मद्रास प्रेसिडेंसी का एरिया था, उनमें आके गाँव में लूटपाट, हत्याएं, गाँव के गाँव जलाना, खाली करना, इस तरह की गतिविधियों में लिप्त होने लगे। और तब उस समय संयोगवश, या आप समझिए स्ट्रैटेजी के नाम पे, जवाहरलाल नेहरू भारत में नहीं थे जब पुलिस एक्शन हुआ। और ये मतलब स्ट्रेटेजिकली किया था सरदार वल्लभ भाई। अभी आपकी सोच पे निर्भर करता है आप कैसे इसको देखते हैं। लेकिन बट वो सरदार पटेल, हाउ ही कैन कंट्रोल दिस, क्योंकि वो तो होम मिनिस्टर थे और वो प्राइम मिनिस्टर थे। वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे ना। हाँ, तो वो कैसे प्राइम मिनिस्टर को किधर भेज सकते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर कौन प्राइम मिनिस्टर होगा? सेकंड इन कमांड। तो ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया गया, और ये देखिए ऑपरेशन पोलो इतना आसान था कि 6 दिन में समस्या सॉल्व कर दी गई। और हैदराबाद का निजाम सरदार पटेल को हाथ जोड़ के वेलकम कर रहा है एयरपोर्ट पे। ये फुटेज है, पब्लिकली अवेलेबल है, मैं शेयर करूंगा, आप जरूर अपने व्यूअर्स को दिखाइए प्लीज।
6 दिन के अंदर प्लेन से सरदार वल्लभ भाई पटेल उतर रहे और निजाम ऐसे खड़े हुए हाथ जोड़ के। दिस इज द sagacity ऑफ सरदार पटेल। वो नॉर्थ ईस्ट का कुछ इसमें इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि त्रिपुरा नॉर्थ तो ईस्ट का कभी, बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि त्रिपुरा कभी वो स्ट्रगल देखा नहीं, क्योंकि ब्रिटिश राज के अंदर थे नहीं, तो वो पेट्रियोटिज्म की कमी अरे थी। बहुत मजे की बात बताता हूँ आपको, अपने नॉर्थ ईस्ट छेड़ा ना, आपको पता है जब विभाजन की चर्चा हो रही थी, ये नौबत आ गई थी कि जो आसाम था पूरा का पूरा बांग्लादेश आज का बनना था। ये कब की बात थी? 47 की ही बात कर रहा हूँ मैं। तो आसाम वालों को बांग्लादेश में जाना था, ईस्ट पाकिस्तान ईस्ट के नाम पे पाकिस्तान। वो बनने वाले थे, ईस्ट पाकिस्तान का दे हिस्सा वर पूरा। गोइंग टू एक्सेस। और आसाम का मतलब सिर्फ वो आसाम नहीं जो आज आप पहचान रहे हैं, उस समय आसाम पूरा नॉर्थ ईस्ट होता था, ओके, एक्सक्लूडिंग मणिपुर, एक्सक्लूडिंग नागालैंड, एक्सक्लूडिंग त्रिपुरा। तो बहुत छोटे क्षेत्र हो गए उनके सामने को, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश है, वो आसाम- सब आसाम था, मेघालय और ये और सिक्किम भी अलग होगा। अरुणाचल, सिक्किम तो एक अपना अलग इंडिपेंडेंट स्टेट था उस समय। अच्छा, सिक्किम का विलय तो 67 सिक्किम में। के बाद में आप वो मैं बताऊंगा बताएंगे। हाँ, तो आसाम के जो कांग्रेस के नेता थे गोपीनाथ बोरदोलोई जी, उनको लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई भी बोला जाता है, आज के लोकप्रिय के नाम से भी जाना जाता है। उनके नाम पे तो गुवाहाटी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है अच्छा, आज के डेट में। और वो अड़ गए, नहीं हमें नहीं हिस्सा बनना है। उन्होंने धमकी दी नेहरू जी को कि आप ये करेंगे तो हम विद्रोह करेंगे आपके साथ। मतलब हिस्सा किसका नहीं बनना? हमें ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना है। तो नेहरू किसी जी भी- को धमकी दे रहे हो? क्योंकि नेहरू जी वॉज नॉट एबल टू डिसाइड कि ये क्या होना है। So he does not want India to be bigger? He didn't know what he wanted. How did देखिए, he आप make a such a देखिए, prime minister जो इतना नेहरू जी का इंटरव्यू है 1960s का। अभी एक बड़े फेमस न्यूज एंकर और ऑथर हैं प्रखर श्रीवास्तव जी, उन्होंने अपनी किताब में भी बड़े अच्छे से कोट किया है हाल ही में किताब में। नेहरू जी ने बोला जब पार्टीशन की बात आई तो हम लोगों ने चुपचाप इसलिए स्वीकार लिया, हम थक गए थे सारे। और वो इतना डायरेक्ट एक्शन डे जैसे चीजें, डायरेक्ट एक्शन डे जैसी चीजों से हमें समझ आ गया था कि कुछ चीजें हमारे कभी कंट्रोल में नहीं आ क्योंकि सकती। मोपला भी हो गया, फिर ये भी। मोपला तो 1921 में हुआ ना, डायरेक्ट एक्शन डे तो 46 में हुआ था। अच्छा, ओके, ये मेरे को ध्यान नहीं था। मोपला रेबेलियन 21-20 में तो हुआ वो एक था। स्टार्ट था उसका बेसिकली। दैट वाज अ साइन ऑफ व्हाट वाज टू कम। इफ यू डोंट, मतलब ये एक तरीके से स्टार्ट हो गया था कि खैर ये अपने में पहला टाइप का एक्शन नहीं था फ्रैंकली, अच्छा, ऐसी चीजें थ्रू आउट चलती रही। 1925-26 में इनफैक्ट कोहाट नाम की एक जगह है पाकिस्तान में, वहां पे हिंदुओं की आबादी से 10-15% रह गई थी। एक ग्रंथ के जलने के एलिगेशन पे सारे हिंदुओं को भगा दिया गया कोहाट से, या मारा गया, काटा गया जो रह गए, और कभी वापस नहीं जा पाए 47 तक हिंदू कोहाट में। ये कमीशन की रिपोर्ट है जिसने दिखाया कि कैसे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में जितने मुसलमान थे वो सब इन्वॉल्व, सब संलग्न थे। और वो जो है अगर किसी को पढ़नी है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक वेबसाइट है इंडियन कल्चर, उस पर वो रिपोर्ट पढ़ने को मिल जाती है, राइट कमीशन की रिपोर्ट। तो इन परिस्थितियों में तो उनको तो लगता था शायद ये अच्छा ही हुआ जो हुआ। बहुत लोग मानते हैं ये चीज। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि पाकिस्तान का क्रिएशन शायद हिंदुओं के लिए बेस्ट चीज हो बट सकती आई है। थिंक जो मिसिंग पॉइंट एक रह गया वो ये था कि क्लियर एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन हो जानी चाहिए थी रिलीजन बेसिस पे, क्योंकि उसी बेसिस से बना। बट इंडिया को हमेशा से एक सेक्युलरिज्म का जो, और हिंदूज को स्पेशली, वो एक कीड़ा जो रहा है हमेशा से, वो कहा अभी काट रहा है और जोर से। देखो हमें ये तो पता है कि जो उस समय इलेक्ट कर सकते थे, जिनको वोटिंग राइट था, उन सब ने पाकिस्तान के लिए ऑप्ट किया था। 87% तो 98% 98 है, क्योंकि मैंने कही तो 98% of 80 the Muslim electorate voted for Wow. the Muslim League's proposal of Pakistan. Basically voted for the Muslim League and endorsed the proposal. क्योंकि तब तक मुस्लिम लीग ने बहुत क्लियर बोला हम तो लेके रहेंगे पाकिस्तान, हाँ, उनका तो वही मोटो था ना। छीन के लेंगे, हंस के लेंगे पाकिस्तान, छीन के लेंगे पाकिस्तान। एक नारा ये भी होता था, हाथ में लोटा मुंह में पान, छीन के लेंगे पाकिस्तान। और ये कहाँ सब चलते थे? सब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चलते थे नारे। जॉन एलिया ने बोला था ना एक शेर में एक बारी कि पाकिस्तान वो तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लौंडों की शरारत थी। खैर, लेकिन अगर आप उसके बाद भी नहीं गए तो ठीक है, वो आपका निर्णय है। अब वो किस परिस्थिति में आपने किया हमें नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि बहुत सारे उस समय के जो मुस्लिम लीग के नेता थे बाद में कांग्रेस के नेता बन गए रातों रात। ओके, ये फैक्ट है।
और जो नहीं बने तो उन्होंने कांग्रेस के साथ कंपेटिटिव कम्युनल पॉलिटिक्स खेली। 1980 के जो मुरादाबाद दंगे की कमीशन के ऊपर जो सक्सेना कमीशन की रिपोर्ट आई थी, जो 80 में हुए दंगे की रिपोर्ट 2023 में टेबल पहली बारी हुई और सार्वजनिक करी गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, अभी की जो महंत योगी आदित्यनाथ जी की है, जिसमें कि ये कहा जाता था कि आरएसएस ने दंगा करवाया था। हम पूरे 40 साल तक ये नैरेटिव चलाया गया और रिपोर्ट में ये पाया गया था कि असल में वहां के जो लोकल मुस्लिम लीग के नेता थे उन्होंने दंगा करवाया था और आग लगाई थी दंगा कराने के लिए, जिसकी वजह से मुरादाबाद 3 महीने जला। 3 महीने मुरादाबाद जला। सिमिलर टू मणिपुर टाइप इशू, कि मणिपुर भी इतने टाइम से कुछ मतलब उससे ज्यादा लंबा टाइम से जल रहा है, बट मणिपुर तो देखिए वो किसी ना किसी कारण एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में बना ही रहा है। उसका विलय जिन परिस्थितियों में भारत में हुआ था, लेकिन उसमें फिर उन्होंने जिस तरह राज परिवार का अपमान किया मणिपुर के, जिनकी बहुत रिस्पेक्ट थी सोसाइटी में, वो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से इंसर्जेंसी पहली बार शुरू हुई थी कि इन्होंने तो हमारे साथ अन्याय किया है, डिस्क्रिमिनेशन की है। तो एक्सीड करने के बाद अपमान किया, ऐसा एक्सेशन भी फोर्सफुली करवाया गया था, जबकि ऐसा नहीं था कि वो नहीं करना चाहते थे। तो वल्लभ भाई जी से हुआ ये वल्लभ भाई जी के रहते रहते हुआ। तो उन्होंने अपमान किया, भारत सरकार ने किया। तो वल्लभ भाई आपको पटेल दो भी चीजें तो समझनी पड़ेंगी। कई ऐसे मामले थे जहां पे भारत सरकार वाज बिगर देन इवन समबडी लाइक सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ, वो तो सबसेट में आ गए ना वल्लभ भाई जी। तो कलेक्टिव फेलियर के टर्म्स में यस, हाँ, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मे बी नॉट। ओके। और ऐसा क्या किया अपमान में? जेल में डाल दिया क्योंकि उन्होंने डिले कर दिया था एक्सेशन। ओके। कई लोग तो ये भी मतलब आर्ग्यू होता है कि फोर्सफुली ऑक्यूपाई किया गया पहले हमें, बिफोर गेटिंग द एक्सेशन साइट। मणिपुर को फोर्सफुली ऑक्यूपाई किया गया। एंड तो जो लोगों के ग्रीवेंसेस जो इतने वर्ष रहे इस इशू पे, वो बेसिकली थे कि हमें डिग्निटी और रिस्पेक्ट चाहिए मेन स्ट्रीम इंडिया से। एंड सैडली दैट वाज अ वैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बट अगर आप देखोगे तो मोदी जी ने आके उसको बहुत मेन स्ट्रीम बनाया नॉर्थ ईस्ट को। सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक अगर मोदी सरकार की मैं बोलूंगा तो नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह एक शांति का माहौल किया, मणिपुर इज एन एक्सेप्शन राइट नाउ। बट वो तो मेन तो अभी दशकों से चली आ रही, आप नागा इंसर्जेंसी की बात करें, आप मिजो इंसर्जेंसी की बात करें, आप ब्रू इंसर्जेंसी, नहीं अपना ये टिप्रा इंसर्जेंसी की बात करें, जो इंडिजिनस ट्राइबल पॉपुलेशन जो त्रिपुरा की थी उनके, आप बोडो मिलिटेंसी की बात करें, आप अल्फा मिलिटेंसी की बात करें, डिसाइसिवली पीस टॉक्स के थ्रू खत्म की गई है, फाइनल सेटलमेंट्स किए गए हैं, शांति आई है नॉर्थ ईस्ट में, दशकों पुराने कॉन्फ्लिक्ट बंद किए गए हैं। लोगों को अगर विस्थापित लोगों को अगर उनके अपने घर में नहीं तो कहीं ऐसे म्यूचुअल अग्रीमेंट के साथ रीसेटल किया गया है जिससे कि वो अब अपने जीवन में दे कैन एटलीस्ट मूव ऑन नाउ। और द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी आई है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो सबसे बड़ा रीजन था ना। देखिए नॉर्थ ईस्ट में जब वही बच्चा मिजोरम से निकल के या अरुणाचल के गांव से निकल के यहाँ दिल्ली या मुंबई आता था और वो देखता था कि दिल्ली और मुंबई में तो इतना कुछ है, मेरे गांव में क्या है, ये हमारे साथ भेदभाव की भावना तो पैदा करेगा और क्या करेगा। प्लस जो लोगों का एक रेशियल बिहेवियर था। एंड दिस इज द वर्स्ट पार्ट, नेहरू जी ने एक मिशनरी कम सोशियोलॉजिस्ट को नॉर्थ ईस्ट की पॉलिसी बनाने के लिए अपॉइंट कर लिया बैरियर एल्विन के नाम से, और उसकी पॉलिसी थी कि नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम इंडिया से कट ऑफ कर दो बिल्कुल, इन एवरी सेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चर, इकोनॉमी। और उसके वो जो अजीब अजीब से एक्सपेरिमेंट्स करता था, वो सोशियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स, उसको होने दिया, जिससे कुछ एक्सपेरिमेंट का हैवक, द रिजल्ट्स ऑफ व्हिच इज क्लियर आज की डेट में। इवेंजलिज्म वाज अ बिग थिंग अक्रॉस द नॉर्थ ईस्ट। कोई स्टेट तो 99% आप ये सोचिए कि साधु समाज के लोग नहीं जा सकते थे नॉर्थ ईस्ट में। अच्छा, तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी कि जो आरएसएस ने और वनवासी कल्याण आश्रम जैसी संस्थाओं ने जो काम किया है साइलेंटली, तो जो डिस्पाइट ऑल दोस थिंग्स जो कर पाए हैं, अपने में बहुत बड़ी अचीवमेंट है ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से। सो नाउ लेट्स कम टू कि जब ऑर्गेनाइजेशन हो गया, रीऑर्गेनाइज हो गया इंडिया, तो फिर क्या क्या टाइप की स्टेट्स थी, नाम क्या थे स्टेट्स? तो
अभी क्या होता है कि जब रीऑर्गेनाइजेशन होता है तो बहुत सारी जैसे प्रिंसली स्टेट्स को भी ज्वाइन करके स्टेट्स बनाई गई, कुछ प्रिंसली स्टेट्स को अपने में ही स्टेट बने रहने दिया गया, कईयों की बाउंड्रीज शुरू शुरू में बिल्कुल नहीं छेड़ी गई। जैसे हैदराबाद स्टेट रहती थी, हैदराबाद स्टेट एज इट इज थी उस तो हैदराबाद में कौन सी तो हैदराबाद में जो आज का तेलंगाना, हाँ जी, और जो विदर्भ का रीजन था, और नॉर्थ कर्नाटका जिसे मुंबई कर्नाटका बोला जाता है, ये बेल्ट, ये इसके क्षेत्र आते थे आपस में, एक स्टेट थी। ज्योग्राफिकली आप सोचिए कितनी बड़ी होगी फिर, और कितनी बहुत लंबी भी होगी। हाँ। ऐसे ही सेंट्रल प्रोविंसेस बने थे, जो मतलब नाम तो कैरी ओवर किया था तब से, तब उसको मध्य भारत बोलने लगे थे। तो मध्य भारत में जो आज का ये सारा जो एमपी का बेल्ट और छत्तीसगढ़ का बेल्ट था, और गुजरात के जो कुछ गुजरात के हिस्से भी थे, कुछ अपना उड़ीसा के भी हिस्से थे, कुछ झारखंड के भी हिस्से थे, और महाराष्ट्र के भी थे। महाराष्ट्र का भी एक हिस्सा था बेराड़ वाली बेल्ट का, क्योंकि नागपुर एक्चुअली में सेंट्रल पॉइंट है। एग्जैक्टली वो सेंट्रल प्रोविंसेस में ही आता था, मध्य भारत में ही आता था नागपुर। ओके। फिर ऐसे ही आपका मद्रास प्रेसिडेंसी जो अंग्रेजों के टाइम से चली आ रही थी, जिसमें कि आपका कोस्टल आंध्र प्रदेश, जो एक्चुअल आंध्रा जो है एक्चुअली वो कोस्टल आंध्रा, ओके, और रायलसीमा जिसे बोलते हैं, आंध्र प्रदेश का जो हिस्सा, जो अनंतपुर वाला, अनंतपुर शहर के आसपास का सीमांध्र, और सीमांध्र से सब वो है, कोस्टल की तरफ है। हाँ। रायलसीमा ये बेल्ट होती है, इसमें आता है आपका अनंतपुर, इसमें आपका आता है ये कौन सी जगह है ये, गुंटूर नहीं, ये एक और है, विजयवाड़ा। विजयवाड़ा इज कोस्टल, एनीवे अनंत मतलब ये तमिलनाडु से बॉर्डरिंग वाला एरिया है, जिसमें तिरुपति अभी आता है जैसे। तो तिरुपति इज टेक्निकली इन रायलसीमा। सो ऐसे सारे, उसमें आपका केरला भी था, केरला के हिस्से भी थे उसमें, साउथ केरला मतलब नॉर्थ केरला पर्टिकुलरली, उसमें तमिलनाडु जिसको बोलते हैं, उसमें कर्नाटका के भी हिस्से थे, उसमें उड़ीसा तक होता था ओके एक जमाने में। खैर उड़ीसा वाज ब्रॉट आउट सेपरेट फ्रॉम इट, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा वर टेकन आउट टू फॉर्म द उड़ीसा स्टेट इन द ब्रिटिश टाइम इटसेल्फ। बंगाल प्रेसिडेंसी जो थी, बंगाल प्रेसिडेंसी का पहले ही अंग्रेजों के टाइम पे बिहार अलग कर दिया था। अच्छा, तो बट मतलब यू कैन इमेजिन द एक्सटेंट ऑफ द काइंड ऑफ स्टेट्स वी वर लुकिंग एट। तो बिहार, आज का बिहार नहीं, झारखंड एंड बिहार, झारखंड एंड बिहार, हाँ झारखंड एंड बिहार। तो झारखंड, बिहार, बंगाल प्लस बांग्लादेश वाला पार्ट और उड़ीसा का एक हिस्सा, तो ये बन के बंगाल प्रेसिडेंसी था। एंड आफ्टर विभाजन, इमेजिन गो ऑल द वे डाउन टचिंग म्यांमार, चिटागोंग। अच्छा, बाप रे, कितना बड़ा एरिया था आप सोचिए। बहुत बड़ा एरिया, और ये तो बहुत बड़ा एरिया फिर गया इंडिया के हाथ से। फिर चिटागोंग वाज सपोज्ड टू हैव बीन पार्ट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक्स, और कभी अटेम्प्ट नहीं किया गया। चिटागोंग वाज अ हिंदू मेजॉरिटी रीजन, लाइक हाउ सिंध वाज वेस्ट और वेस्टर्न सिंध, हाँ ईस्टर्न सिंध, राइट। ये बहुत, बंगाल तो फिर भी पार्टीशन कर लिया गया, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इन रैलिंग पीपल टू आस्क फॉर अ सेपरेट हिंदू स्टेट ऑफ बंगाल। ऐसे ही पंजाब में अगर वोटिंग नहीं होती तो विभाजन ना होता, पंजाब का पूरा पंजाब पाकिस्तान बनता। ओके, लेकिन सिंध में मुस्लिम लीग ने काबिज करके वोटिंग असेंबली से ऐसे करवाई कि पूरा का पूरा स्टेट, पर वो तो हिंदू किंग था ना। सिंध वाज अ, उसमें हिंदूज अर्बन एरियाज में मेजॉरिटी में होते थे, बट ओवरऑल माइनॉरिटी थी उनकी। बट द किंग वाज, किंग, अमीर जो थे उनके, वो मुसलमान थे। तो आपने कहा था कि कराची इज ए हिंदू सिटी। नहीं, तो जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स दिए थे उसकी वजह से, वो पंजाब में हुआ था। तो एक हिंदू राजा थे जो सिंध के शायद, जो एक्सीड कर गए पाकिस्तान। हाँ, तो देखिए वो एक बहुत बड़ा प्रोविंस था सोढ़ा परिवार का, सोढ़ा राजपूतों का, थरपाकर। तो दैट वाज नॉट टेक्निकली सिंध, इट वाज राजस्थान कल्चरली, मोर इन द नेचर ऑफ जैसे बीकानेर, जैसलमेर। तो भी एक राजपूताना रियासत थी, पर वो दे चोज टू मर्ज विद पाकिस्तान, which was the only Hindu king ever who merged into Pakistan. Do they regret it? अब वो कभी बोला नहीं पब्लिकली उन्होंने, लेकिन हमें ये पता है कि जब इनके 71 में विशेष तौर पे जो राणा थे उस परिवार के, उन्होंने भारतीय सेना की सहायता करी थी थरपाकर के अंदर घुसने में बहुत ज्यादा। वो अलग बात है कि कहीं ना कहीं ये चर्चा होती है कि he wanted that part to be, that region to be part of India, but the Indian government gave up on it.
और उन्होंने कभी उसको फॉर्मली इंडिया का हिस्सा बनाने की सोची जब भी दोनों साइड को करना था तो कैसे गिव अप हो गया? जैसे 93,000 सोल्जर्स छोड़ दिए गए शिमला एग्रीमेंट के नाम पे, तो आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है। इंडिया हमेशा एक रहा है कि वॉर के जो बेनिफिट्स मिलते हैं 65 हो जाए 71 हो जाए सब में हमेशा गिव अप कर देते हैं अपना बेनिफिट्स को। इवन कश्मीर एलओसी जो थी, जम्मू कश्मीर के एलओसी में कुछ गांव जो थे जो पाकिस्तान के हिस्से में चले गए, तो आज भी वही उन्हीं के हिस्से में, जबकि 47 में वो इंडिया के हिस्से में थे। ऐसे ही 2-3 गांव इंडिया में 71 के बाद अच्छा, जो कारगिल वॉर की बात कर रहे हो आप? 71 की वॉर। 71 में भी एलओसी पे वॉर हुआ था? हाँ हाँ, इस साइड भी वॉर हुई थी और उस साइड भी वॉर। 71 वॉर एक बहुत ही अलग, बहुत ही ज्यादा बैटल फ्रंट्स पे हुई है मेरे ख्याल से। 71 वॉर ना बहुत फैसिनेटिंग है, क्योंकि वो इंडियन इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक आज भी मानी जाती है। और इंडियन इंटेलिजेंस की अचीवमेंट कैसे है, अब मैं आपकी कहानी बड़ी आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ। और इसमें राज्यों का भी क्या रोल था आप समझिए, इसलिए बता रहा हूँ। 1963 के आसपास, 63 दैट इज, चाइना वॉर में जो ह्यूमिलिएशन इंडिया की हुई थी, उसके लेसन्स में ये समझ आया कि हमें एक अलग इंटेलिजेंस एजेंसी चाहिए जो सिर्फ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऊपर फोकस करेगी। ये एक रिकमेंडेशन निकली थी उसमें, तो रॉ टाइप्स, और उससे रॉ की उत्पत्ति हुई, लेड बाय द लेजेंडरी रामेश्वर नाथ काव। आर्यन काव का नाम जिसने नहीं सुना है उसको पता होना चाहिए, अगर उसको इंटेलिजेंस में रत्ती भर इंटरेस्ट भी है। ये मूवी एक आई है रिसेंटली विद्युत जामवाल की, उसमें उनको बहुत अच्छे से दिखाया है, मैं नाम भूल रहा हूँ मूवी का। हाँ, वो आई थिंक 71 वॉर पे ही वो बेस्ड है। IB 71। हाँ। तो अब बहुत कम लोगों को ये बात एक्चुअली पता है, मुजीबुर रहमान जिसको बंग बंधु की उपाधि मिली थी, जबकि वो था तो कट्टर इस्लामी, लेकिन उन जवाहरलाल नेहरू के अंतिम दिनों में उसने भारत सरकार से गुप्त संपर्क किया था कि हमें पाकिस्तान में नहीं रहना है। सो ही स्टार्टेड वर्किंग विद द इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ द टाइम, और तब फिर बाद पहले तो IB के साथ शुरू हुआ, क्योंकि एक सीक्रेट प्लेन मीटिंग अरेंज, सीक्रेट प्लेन पे बिठा के लंदन में जाके मीटिंग कराई थी नेहरू से, शेख मुजीबुर रहमान की। उसके बाद फिर रॉ ने टेक ओवर किया। तो एक बड़ी फेमस केस होती है अगरतला कॉन्स्पिरेसी के नाम से, जिसमें कि कहा गया था कि पाकिस्तान के अंदर चला था कि अगरतला में आके त्रिपुरा में, बिकॉज त्रिपुरा वाज आल्सो बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन ऑफ ईस्ट बंगालीज, वो बंगाली मेजोरिटी हो गया था। अच्छा, तो इसलिए कम्युनिज्म का इतना टाइम तक उस पर इन्फ्लुएंस। हाँ, क्योंकि ईस्ट बंगालीज में कम्युनिज्म पावरफुल होती थी। अच्छा, उनका वोट बैंक वही होते थे इफेक्टिवली। तो अगरतला में छुप के गए मुजीबुर रहमान और 6-7 ऐसे नेता अवामी लीग के, और उन्होंने भारत सरकार के साथ वार्ता करी और इंटेलिजेंस के नोट्स एक्सचेंज किए। और ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा इशू आज भी माना जाता है अगरतला कॉन्स्पिरेसी के नाम से। और बहुत ही हाल ही के समय में जो बांग्लादेश असेंबली के नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं, जो शेख मुजीबुर रहमान के साथ ओरिजिनली थे, उन्होंने एडमिट किया कि हाँ ये हुआ था। अच्छा, तो आप सोचिए कितना बड़ा अचीवमेंट रहा है कि 63 ऑनवर्ड्स आपने एक मूवमेंट क्रिएट करी विच रिजल्टेड इवेंचुअली इन द क्रिएशन ऑफ मुक्ति बाहिनी, जिसकी वजह से बांग्लादेश एक अलग देश बना। माइंड यू, जब ज्यादातर जो मुस्लिम लीग को वोट मिलता था या सीटें मिलती थी वो बंगाल प्रेसिडेंसी से मिलती थी, पंजाब वगैरह से नहीं मिलती थी। ओके। उनकी ज्यादा स्ट्रेंथ यूपी और बंगाल, बिहार, बंगाल और MP होती थी। The only place where they would ever be able to form a government was in the Bengal presidency. So the creation of Bangladesh was the rejection of Pakistan, in a way. But ये जो एक बार शायद जयशाई दीपक जी ने भी इस पे बात की है कि हम जो इतना कल्चरली कॉमन मानते हैं बांग्लादेश को बंगालीज के साथ, पर उन्होंने वापस तो नहीं ट्राई की जुड़ने की हमसे, क्योंकि जो इस्लाम जो उनके लिए तख्त था। तो देखिए, स्ट्रेटेजिक ब्लंडर एक और है इसमें। जो नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ बांग्लादेश पर्टिकुलरली थे, जो मेघालय और असम से जो लगते हैं, या आपके बंगाल के कुछ हिस्सों से लगते हैं, नॉर्दर्न बंगाल के हिस्सों से, कल्चरली वो बहुत क्लोज हैं जो आज का, जो उस समय का बंगाल और असम थे, क्योंकि उनमें हिंदू पॉपुलेशन की नंबर ज्यादा थे।
एक बात ये भी उठी थी कि इन रीजन्स को इंडिया में मर्ज क्यों नहीं किया गया. देयर वाज अ वेरी गुड केस फॉर दैट. पर वो खैर जो भी कारण रहा हो, बांग्ला. और आप ये भी ध्यान रखिए 71 में एक मैसिव रिफ्यूजी इन्फ्लक्स हुआ था इंडिया में बिकॉज ऑफ द रेप एंड पिलेजिंग ऑफ द पाकिस्तान आर्मी अक्रॉस बांग्लादेश. बट उसमें मुस्लिम्स भी बहुत आए. उसमें हिंदू ही मेनली थे, मेनली हिंदू ही थे जो आए थे. ओके. ओवरवेलमिंगली हिंदू लोगों को ही पलायन करना पड़ा था तब. खैर 1949 में जो अगरतला कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहा था, तो मैं इसलिए जिक्र करूं कि 1949 में त्रिपुरा बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया टेक्निकली, जब उसके राजा ने, वीर विक्रम किशोर माणिक्य जी ने, बर्मन राजा ने ऑफिशियली, राजा तो पल्लवा राजा थे पहले, वो वाले बर्मन से, ये दूसरे बर्मन थे. ये टिबेटो बर्मन स्टॉक के मतलब एथनिसिटी के लोग थे, who are closer to Burma and जो चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स होते हैं अराकन कल्चर से, but they had become very Bengali over the centuries because of continued exposure to Bengali culture, Bengali language, Hindu religion. तो the last king essentially उसने वसीयतनामे में भारत को त्रिपुरा दिया था. वरना पूरी कोशिश थी कि इसको बांग्लादेश में या ईस्ट पाकिस्तान में अब्सॉर्ब किया जा सके. आपने देखा होगा त्रिपुरा का मैप पे अगर कभी देखेंगे, सब तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है. वो सिर्फ एक छोटा सा स्लीवर है जैसे वो इंडिया से कनेक्ट होता है. और ये बहुत कारगर साबित हुआ भारत के लिए 71 के समय पे भी, क्योंकि मुक्ति वाहिनी के लिए लॉन्च पैड त्रिपुरा भी होता था, मेघालय भी होता था, असम भी होता था. जब ज्यादा हीट होने लगती थी पाकिस्तान आर्मी के एक्शन की, तो उनको शरण या उनको ट्रेनिंग देनी होती थी, इसी बेल्ट में दी जाती थी. तो आप ये देख रहे हैं जियो स्ट्रेटेजी सेंस में होता है. तो इसमें भी राज्यों ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. राज्यों का रोल रहा है. 67 में 71 से पहले सिक्किम एक अलग राष्ट्र होता था जो इंडिया का प्रोटेक्टरेट था ब्रिटिश ट्रीटी संधियों की वजह से. और 66 में डिसाइड होता है कि भारत में इसको मर्ज करना पड़ेगा, वरना चाइना हमारे लिटरली दरवाजे पे खड़ा होगा, चिकन नेक पे खड़ा होगा. और तब रॉ का पहला ऑपरेशन होता है सिक्किम का विलय भारत में कराने के लिए. और उसको करने वाले जो थे, उसके जो एग्जीक्यूटर ऑन द ग्राउंड थे, वो जीबीएस सिद्धू नाम के ऑफिसर ही थे, जिनकी आजकल खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी की बुक बहुत पॉपुलर हो रखी है. जो आई थिंक बहुत अलग अलग पॉडकास्ट एंड इंटरव्यू में बहुत आते हैं. बस सिक्किम पे कम बात होती है उनसे. खालिस्तान इतना इंपॉर्टेंट इशू हो गया कि अब सिक्किम का मर्जर भी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था जियो स्ट्रेटेजिकली. राइट. ये लोग भूल जाते हैं क्योंकि सिक्किम अभी नॉन इशू रहा है, तो शायद बात उनको लगता है नॉन इशू है. आप ये देखिए, चाइना की पाम एंड 5 फिंगर स्ट्रेटेजी थी. टिबेट इज द पाम एंड देन देयर आर 5 फिंगर्स टू दैट पाम. उसमें से एक उंगली जिसे बोलते हैं सिक्किम थी, एक उंगली अरुणाचल है, तवांग जिसे बोलते हैं, एक उंगली आपकी नेपाल है, और भूटान, एक भूटान है, और एक लद्दाख है. अच्छा, लद्दाख अभी भी इनका है. ये माओ सेतुंग ने स्ट्रेटेजी पब्लिकली ऐसे समझाई थी लोगों को. तो चाइना का जो ये बॉर्डर का जो इशू है, ये इतनी आसानी से कभी सॉल्व नहीं हो सकता इसी वजह से. बट अगर तिब्बत लेने ही नहीं दिया होता, जो लोग ऑलमोस्ट हार चुके थे, बट फिर राइस जो, देखिए तिब्बत में अपराइजिंग फेल हुई तो क्यों फेल हुई 67 में, और इसके पीछे जो कारण है वो कभी हम ध्यान से पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें समझ आता है कि इंडियन गवर्नमेंट वाज नॉट कीन ऑन सपोर्टिंग दैट मूवमेंट. इट वाज अ यूएस सपोर्टेड मूवमेंट CIA का. और चाइना और यूएस के रिलेशंस इंप्रूव हुए तो उन्होंने वो उसको अबैंडन कर दिया उठा के, रशिया को दबाने के लिए, जस्ट टू कीप सोवियत यूनियन ऑन द एज. कोल्ड वॉर. राइट. तभी सोवियत यूनियन. हाँ, क्योंकि एक बार न्यूक्लियर स्ट्राइक की भी एक बार तैयारी कर ली थी सोवियत ने. अब ये देखिए स्टेट्स कैसे अलग मर्ज होने लगी, लेकिन उसकी अपनी बड़ी दिलचस्प कहानी है, या दुखद कहानी भी एक हद तक है. पहली बारी लैंग्वेज के बेसिस पे जब डिमांड उठी
अब देखिए उस समय जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी होती थी जिसमें आज का गुजरात का बहुत बड़ा हिस्सा और जो महाराष्ट्र है उसका बहुत बड़ा हिस्सा एक प्रांत होते थे। मराठी भाषा वाले कई हिस्से जो थे वो हैदराबाद में थे। अच्छा, हैदराबाद प्रांत में होते थे। तो संयुक्त महाराष्ट्र की एक डिमांड शुरू होती है, पर वो किस आधार पे आती है, वो किस एग्जाम्पल पे आती है? वो एग्जाम्पल पे आती है आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के डिमांड पे। पोट्टी श्रीरामुलु नाम का एक व्यक्ति था, एक एक्टिविस्ट था जो आत्मदाह करता है इस विषय पे, क्योंकि उसकी डिमांड पूरी नहीं कर रहे हैं कह के, एंड दैट शेक्स अप द पॉलिटिकल क्लास आउट ऑफ अ स्लम्बर। और फिर ये बात छिड़ती है कि हमें भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए और उसके ऊपर कमीशन बिठाया जाता है। पर ये जिद क्यों थी ऐसी? क्योंकि आंध्र तेलुगु बोलने वाले लोग जो थे वो मद्रास प्रेसिडेंसी में और तेलंगाना के बीच में डिवाइडेड थे। ओके, देखिए आंध्र प्रदेश बना पहले, तो आंध्र प्रदेश जो आज का आंध्र प्रदेश है वही था, उसमें तेलंगाना नहीं था। तो जिद थी कि हैदराबाद को मर्ज किया जाए क्योंकि यहाँ पे भी तेलुगु बोलने वाले लोग हैं, लेकिन वो मानी नहीं, स्वीकारी नहीं जा रही थी। तो उसके चलते इन्होंने ये किया। तमिलनाडु इसी आधार पे बना था, केरल भी इसी आधार पे बनाया गया। फिर स्वाभाविक था कि ये गुजरात महाराष्ट्र का क्या होगा ये समझना, जो आज का गुजरात और आज का महाराष्ट्र है, तो ये भी तो उठना ही था। और इसमें कौन, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी की सरकार थी वो कोई डिसीजन लेने को तैयार नहीं थी, तो दोनों साइड पे बहुत आंदोलन उठा, गुजरात में भी और महाराष्ट्र में भी। So they wanted to, दोनों चाहते थे कि अलग राज्य बने। कि वो लोग खुश नहीं थे जैसे चल रहा था? उन दोनों साइड पे परसेप्शन ये था कि हमारे खिलाफ भेदभाव है। अच्छा, दोनों साइड पे तो दे थॉट कि अगर वो खुद ले लेंगे एडमिनिस्ट्रेशन तो ज्यादा अच्छा काम कर सकते। हाँ, और दोनों तरफ ये विचार था इनफैक्ट। ओके, अगर महाराष्ट्र में जैसे जो वीर हुतात्मा चौक है, फ्लोरा फाउंटेन चौक जो पहले बोला जाता था, वहां पे पुलिस की गोलीबारी में इतने लोग शहीद हुए। गुजरात में भी, अहमदाबाद में ऐसे ही किस्सा है, उतनी ही तकरीबन उतनी संख्या के लोग पुलिस की गोलीबारी में वहां भी शहीद हुए। ओके, तो जो डिमांड थी म्यूचुअल थी और उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा था। तो ऐसे ही, अच्छा इसमें ये देखिए भाषा का क्यों सही या गलत है, उसका मापदंड क्या है कि वो रीऑर्गेनाइजेशन सही था या गलत था। अब आप ये सोचिए, रीऑर्गेनाइजेशन अगर आप सोचेंगे, आज फिर तेलंगाना अलग राज्य बन गया, पर वो तो तेलुगु प्रॉपर हो गया और दोनों तेलुगु स्पीकिंग एरियाज हैं आज भी, पर दो अलग राज्य बन गए ना फिर से। पर वो तो मेरे ख्याल से एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे उन्होंने ट्राई किया, राइट? तो वाज इट द राइट डिसीजन, क्वेश्चन उठता है। आई थिंक थोड़े केसेस में नो और थोड़े केसेस में यस। अब संस्कृति ज्यादा जरूरी चीज शायद इसमें बनती है, क्योंकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संस्कृति में बहुत भिन्नता है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की संस्कृति में बहुत भिन्नता है। जो आज का बिहार और झारखंड है वो आपस में बहुत अलग है। बिहार का जो कल्चर है वो आपका ज्यादा बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश का सम्मिलन लगता है, जबकि झारखंड जो है वो पूर्णतः जिसे आदि जनजातीय बोलेंगे, जनजातीय संस्कृति का वो है, जो छत्तीसगढ़ के ज्यादा करीब है। छत्तीसगढ़ भी वैसे ऐसे ही अलग किया गया था इन्हीं कारणों से कि सांस्कृतिक रूप में बहुत भिन्नता है। इट इज प्योर वेरी ट्राइबल इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन। पर उसका कोई लैंग्वेज इशू नहीं था क्या वहां पे? तो जो भाषाएं बोलते थे ये, क्योंकि वहां पे गोंडी लोगों का काफी है, तो गोंडी भाषा बहुत चलती है, जिसकी एक अपनी स्क्रिप्ट है, बोलने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। और जैसे ये मुंडा लोग जो बहुत डोमिनेट करते हैं यहाँ पे झारखंड में, उड़ीसा के मयूरभंज जैसे इलाकों में, तो मुंडा जो भाषा है, इनफैक्ट उसका ओरिजिन तो इंडियन जो ज्योग्राफी है उसका है ही नहीं, अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्ट। वो वियतनाम से आती है भाषा। अच्छा, ओके, दिस इज न्यू। तो इसमें बहुत क्वेश्चन उठते हैं फिर ये क्या हो रहा है, बट खैर वो अलग विषय है। बट पॉइंट इज, हमें ये पता है कि जैसे उत्तराखंड की डिमांड थी या झारखंड की जो मांग थी, वो स्वतंत्रता के पूर्व की मांग है। इनफैक्ट असल में 1925 में पहली बारी एक अधिवेशन होता है गढ़वाल कुमाऊं के लोगों का। वो कहते हैं कि हमें एक अलग राज्य बनना है, हमें उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं बनना है, यूनाइटेड प्रोविंसेस का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति इतनी भिन्न है, हमारे मसले बड़े अलग हैं। लेकिन वो डिमांड सिर्फ 2000 में जाके पूरी होती है।
वो भी वाजपेयी गवर्नमेंट देती है। वाजपेयी गवर्नमेंट ने, और उसके दौरान मुलायम सिंह यादव की सरकार 1993 में रामपुर तिराहा जैसे गोली कांड करती है, जिसमें लोगों को भून दिया गया सड़कों पे। नैनीताल में लोगों को, कितने लोगों को गोलियां मारी गई प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। रामपुर तिराहा में तो ये तक था कि पुलिस को इतना खुली छूट दी गई थी कि जो महिला आंदोलनकारी थे उनको उठा के खेतों में ले जाके उनके साथ बलात्कार भी किया गया, मास गैंग रेप्स। तो मतलब आज के डेफिनेशन में एक्चुअल फैसिज्म तब था जी। फैशिज्म ये होता है, या फैशिज्म ये होता है कि आप 2 साल किसी बॉर्डर पे बैठे रहे, आपके साथ कोई कुछ नहीं कर रहा। तो इसमें अभी जैसे आपने ये सिचुएशंस उठाई कि इतनी गोली मतलब खून खराबा हुआ, पर यही महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में मुंबई को लेके बहुत हुआ था। मुंबई की तरह चेन्नई को लेके भी ओके, ये समस्या रही, क्योंकि तेलुगु लोग चाहते थे कि चेन्नई आंध्र प्रदेश का थोड़ा सा बॉर्डर पे है, वो क्लोजर टू बॉर्डर। और डिमांड और प्रपोजल ओरिजिनली ये उठाया गया कि तिरुपति तमिलनाडु में जाएगा और चेन्नई आंध्र प्रदेश में आएगा, लेकिन ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी बनी नहीं रही थी। तो इवेंचुअली फिर तिरुपति आंध्र प्रदेश में चला गया और चेन्नई ओके तमिलनाडु में आ गया। जैसे अभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में भी यही इशू हुआ था कि हैदराबाद जो इतना मतलब हायर कैपिटल जगह है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, उसके लिए वो ज्योग्राफिकली कंटिन्यूटी में है ही नहीं ना। किसी भी पर दोनों का कैपिटल पहले वो रहना था, फिर टेम्परली अब तो खैर आंध्र प्रदेश के बड़ी दुखद बात है, उनको ये नहीं पता उनकी कैपिटल क्या है। हर दूसरे दिन कुछ नई कैपिटल डिक्लेयर होती रहती थी, कभी अमरावती है, कभी विजयवाड़ा है, कभी राजमंड्री है, कभी यही चलता रहता है। अभी तो शायद अमरावती है। बीच में तो 3 राजधानियां कर दी थी ना, जिसमें आपका ये करनूल भी आ गया था। जब आंध्र प्रदेश बना था पहली बारी स्वतंत्रता के बाद, तो करनूल राजधानी होती थी, जो रायलसीमा में आती है। पर हैदराबाद बड़ी और ज्यादा अमीर सिटी थी, तो क्योंकि हैदराबाद में सबने आके इन्वेस्ट किया ना। आंध्रा रीजन के जितने बड़े बड़े व्यापारी जो परिवार बने हैं, वो सब हैदराबाद में आके अपनी किस्मत आजमाए हैं, क्योंकि कोस्टल एरिया में तो उनके कोस्टल एरिया प्योरली एग्रीकल्चरल बेल्ट है। बट आपने अभी ज्योग्राफिकल रीजन दिया, इनका उधर जाना और चेन्नई का इधर रहना और तिरुपति का आंध्र में रहना, तो इसमें खून खराबा क्या? नहीं, तो इसके चक्कर में ये हुआ कि क्योंकि तेलुगु लोगों की संख्या काफी थी चेन्नई में उस समय, और उसका नाम मद्रास था। मद्रास तो क्योंकि मद्रास कहते हैं, वो पोर्चुगीज नेम है, पोर्चुगीज मूल से आया। हाँ, पर मद्रासी मतलब आजकल तो सीधा आइडेंटिटी इज विद तमिल ना, क्योंकि मद्रास प्रेसिडेंसी इतना बड़ा एरिया था, इसीलिए बहुत लोगों को मद्रासी बोला जाता था। सही या गलत की बात नहीं कर रहा हूं, बट दिस इज वेयर इट कम्स फ्रॉम। क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र था जिसमें मलयाली बोलने वाले लोग भी थे, जिसमें उड़िया बोलने वाले लोग भी थे। तो ये पहले जब इतना बड़े बड़े प्रेसिडेंसीज रखी गई, काउंटीज बोलो या प्रोविंसेस बोलो, तो इतनी बड़ी बड़ी क्यों रखी गई? क्योंकि वो जैसे जैसे अंग्रेज आते रहे, ईस्ट इंडिया कंपनी अपना जमघट बनाती रही, उन्होंने एरियाज को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी के फॉर्म में रखा। इंडिया ने वो कंटिन्यू किया जब वो वापस यूनाइट हो गए। जो ब्रिटिश इंडिया, जब क्राउन ने ब्रिटिश इंडिया पे अपना अधिकार जमाया ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके, तब वो उन्होंने उसी को परपेचुएट किया। अब पंजाब प्रेसिडेंसी जिसे बोलते हैं, बाय द वे, वो दिस पंजाब प्रेसिडेंसी दैट वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिश वाज नथिंग लाइक द एम्पायर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। हाँ, वो तो पूरा कश्मीर और वो जो पेप्सू बाद में बनी, उसमें ईस्ट पटियाला ईस्ट पंजाब की जो प्रिंसली स्टेट थी, जिन्हें फुल्कियां स्टेट्स बोला जाता था। फुल्कियां क्योंकि वो फूल सिंह नाम के एक कॉमन एंसेस्टर से आए थे सब। जिंद, नाभा, फिरोजपुर, नहीं सॉरी, कपूरथला, कैथल, पटियाला। कैथल तो खैर डिसॉल्व ही हो गई थी इवेंचुअली, बट अंग्रेजों के हाथ में चली गई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से। बट ये स्टेट्स जो थी ये इंडिपेंडेंट रही थ्रू आउट। अच्छा। पटियाला के राजा जो थे वो तो इंडियन क्रिकेट टीम के तो बहुत बड़े वो भी थे, मतलब प्रमोटर भी थे। ओके। कैप्टन भी रह चुके थे। अच्छा। जबरदस्ती, चाहे खेलना आता ना हो। ओके। वो अलग कहानी है। बट सी दिस इज द थिंग, आपकी ये सारी स्टोरी आपकी देखिए कैसे कैसे ये स्टेट, फिर ये पेप्सू बनाया गया क्योंकि एक वो मर्ज हो रहा था, तो पहले पेप्सू बना, फिर उसको पंजाब का नाम वापस बता देंगे। पटियाला इन ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। तो पटियाला और ईस्ट पंजाब जो आज पंजाब में एक ही है, तो उसको ईस्ट अलग पंजाब में उस समय जो लोअर हिमाचल जिसे बोलते हैं, कांगड़ा, ऊना, और जिसमें आपका ये कुछ मंडी का हिस्सा और आपका शिमला सिरमौर का हिस्सा, शिमला का हिस्सा, नॉट सिरमौर, शिमला का हिस्सा,
ये आता था, और उसमें हरियाणा भी था। बाय द वे हरियाणा 1857 के क्रांति के बाद ही पंजाब में लाया गया था एडमिनिस्ट्रेटिवली। उसमें भी एक चंडीगढ़ का बहुत ब्लडी हिस्ट्री है। अब चंडीगढ़ का तो ये है कि पंजाब बोलता है कि हमारे गांव तोड़ के, और हरियाणा बोलता है हमारे गांव तोड़ के बनाए गए। दोनों के टूटे हैं क्या? रेवेन्यू रिकॉर्ड से तो ये लगता है कि वो हरियाणा के ही गांव थे, ओके। लेकिन पंजाब बोलता है कि हमारे लोगों को विस्थापित करके शहर बनाया गया है, और ये चंडी- हमारे लिए बनाया गया था। और चंडीगढ़ के लोगों का क्या कहना है? चंडीगढ़ के लोग दोनों में से किसी के साथ नहीं रहना चाहते। वो बहुत, क्योंकि बहुत यूनिक सिटी है। उनका मानना बहुत स्पष्ट है, हम यूनियन टेरिटरी के रूप में बहुत खुश हैं। क्योंकि वो पंजाब की भी कैपिटल है, वो हरियाणा की भी कैपिटल है, और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी की भी कैपिटल है। देखिए, जब ये विघटन हुआ इन राज्यों का आपस में, तो ये डिसाइड होता है कि हरियाणा अपनी अलग कैपिटल बनाएगा, और पंजाब को चंडीगढ़ शायद दे सकते हैं अगर स्थितियां ठीक रही। अच्छा। तो खैर बनने के बाद तो उसके 20 साल में खैर खालिस्तान की प्रॉब्लम ही आ गई, तो शायद वो इसलिए कभी नहीं करा। और बीच में जो वहां के लोग जब जो रह रहे हैं, उनमें से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं, ना पंजाब में जाने में ना हरियाणा में जाने में। अब हरियाणा के लोगों में भी एक ये बात आने लगी है कि शायद हरियाणा को एक अपना अलग राजधानी बनाना चाहिए, और उसको इसलिए भी बनाना चाहिए क्योंकि वो सब चंडीगढ़ के आसपास ही फोकस होने की वजह से राज्य के कई हिस्सों का बराबर विकास नहीं हो पा रहा है। जैसे हिसार है, अब गुड़गांव एक पॉकेट बन गया, पंचकुला एक पॉकेट बन गया। पंचकुला जो बिल्कुल चंडीगढ़ के सटा हुआ है, बट गुड़गांव तो एनसीआर में आ गया ना। वो दिल्ली की वजह से है। लेकिन जो अब अगर कैपिटल के टर्म्स में बोले तो पंचकुला है जो बिल्कुल उससे और, लेकिन जो हिसार और ये जींद वाली हिसार वाली बेल्ट जो है, वहां पे कुछ नहीं है। वहां पे तो जान के, जबकि पॉलिटिकल कैपिटल तो हरियाणा के असल में वो है। वहां पे तो बहुत कुछ करना पड़ा है अलग से, जस्ट टू मेक श्योर दैट द रीजन स्टार्ट्स डेवलपिंग ऑन एन इक्वल फुटिंग। और सब लोग कंप्लेंट करते हैं हरियाणा में इसी वजह से कि हमें कोई बराबर अटेंशन नहीं देता है, चाहे वो नॉर्थ हरियाणा हो, ईस्टर्न हरियाणा हो, साउथ हरियाणा हो। तो इसका कुछ थोड़ा सा लाइट थ्रो कर सकते हैं कि ये ब्लडीनेस कितनी लेवल पे थी? देखिए, चंडीगढ़ ये तो की काफी उसको लेके काफी परेशानी रही है, तो बहुत सालों तक चली है। आज भी है एक तरह से। इनफैक्ट स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन जो चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी के चंडीगढ़ में होते हैं, ये एक मुद्दा रहता है कि हम पंजाब में चंडीगढ़ लाके रहेंगे या हम हरियाणा वाले चंडीगढ़ को नहीं छोड़ेंगे। आपको पता है चंडीगढ़ में जो सरकारी सेक्रेटेरिएट है, वो पहले एक ही वो है तो एक ही बिल्डिंग, लेकिन एक भाग जो चंडीगढ़ पंजाब को दे रखा है, एक हिस्सा तो लेफ्ट विंग पूरा पंजाब है और राइट विंग पूरा हरियाणा है बिल्डिंग का। यार यूजिंग द सेम सेट, उसके अंदर जबरदस्ती फिर दो सेट ऑफ लिफ्टें भी बनानी पड़ी बाद में, 2 अलग रैंप करने पड़े। मतलब इतनी अजीब परिस्थिति बनी हुई है, और बहुत लोग मरे होंगे फिर तो। गोलीबारी हुई, राइटिंग हो चुकी है उस विषय पर गोलीबारी कर कौन रहा था? नहीं तो क्या पुलिस फायरिंग में लोग मरते थे ना, क्योंकि इतना प्रोटेस्ट होता था। एक दूसरे को नहीं मारा? एक दूसरे के साथ तो वो तो राइटिंग जो नॉर्मल जो हाथापाई वगैरह में होता था तो वो तो हुआ ही है, क्योंकि पंजाबी सूबा का जब जो डिमांड चालू किया था लैंग्वेज एक्सपेरिमेंट देख के आंध्र प्रदेश का, जो असल में पंजाबी सूबा नहीं था, वो सिख सूबा की डिमांड थी। तो उसमें हरियाणा के लोगों ने अपना बोला हमें अलग सूबा बनना है, काउंटर मूवमेंट शुरू हुई। क्योंकि तब तक ये इल्जाम लगाता था कि हरियाणा पंजाबियों पे अत्याचार कर रहे हैं, और हरियाणा वाले बोलते थे कि हमने तो ऐसा क्या ही कर लिया, हिंदू हम पे अत्याचार कर रहे हैं। वो अच्छा, अकाली दल ने ये शुरू किया हुआ था नैरेटिव, जबकि असल में ये था कि जो पंजाबी स्पीकिंग एरियाज थे वो ज्यादा विकसित थे हिंदी भाषी इलाकों के मुकाबले। अच्छा, ये रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में है। मतलब बस एक जिद पकड़ ली तो कुछ भी हो जाए उसको पूरी करनी है। हाँ, तो उसके लिए ब्रिंकमैनशिप जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, वो गेम खेला। और फिर बाद में आपने चेन्नई की बात की, उसमें भी ऐसा हुआ? चेन्नई में तो फिर भी पीसफुल ट्रांसफर रहा था, क्योंकि ज्योग्राफिकल बेसिस पे। ज्योग्राफी तो समझ नहीं आती, और उनको तिरुपति मिल गया तो वो फिर उसमें संतुष्ट हो गए। पर तिरुपति का पिलग्रिमेज का मेन इकोनॉमी है, बट दैट्स अ बिग कंट्रीब्यूटर टू स्टेट रेवेन्यू, राइट? इस वजह से तभी भी था क्या जब हुआ? हाँ, ये कौन से ईयर की बात है? जो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड था, वो असल में 1938 में बना था पहली बार। अच्छा। जो मद्रास प्रेसिडेंसी ने पहली बारी सारे टेम्पल्स को टेक ओवर करना शुरू किया तिरुपति से शुरू करके। तो ये HRNCE डिपार्टमेंट जो तमिलनाडु का जो इतना बदनाम है आज की डेट में, जो हिंदू राइट्स एंड एंडाउमेंट बेसिकली डिपार्टमेंट जो है, तो ये जस्टिस पार्टी के प्रेशर में बनाया गया था, जो बाद में द्रविड़ कड़गम बनी, जो फिर बाद में द्राविड़ मुनियेट्र कड़गम बनी, DMK। यस।
जो अभी जो आज भी वही कह रही है जो वो उस समय भी बोलती थी कि ब्राह्मण वो आर्य इन्वेडर्स हैं जिन्होंने इस जमीन पे आके कब्जा किया और इनका हमें नाश करना है। बट लैंग्वेज का अगर बेसिस देखेंगे तो उसको भी प्रीसीड करती है। और ठीक है, मतलब ये तो अलग टॉपिक हो जाएगा अपने आप में। पर जो उदयनिधि जी है, जी भी क्यों बोल रहा हूँ मैं, जिस हिसाब से उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि ये मलेरिया है सनातन धर्म, इसको इसमें तो नया नहीं है कुछ। ईवी रामास्वामी जिसको पेरियार की उपाधि मिलती है, पेरियार मतलब ग्रेट बीइंग, जो मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि जिस तरह की बातें बोल के गए, लिख के गए, उसको पढ़ के तो मैं उसको कभी महान नहीं मान सकता। वो कहते हैं कि बेटी से शादी की। हाँ, अडॉप्टेड बेटी से टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ शादी करी थी। लेकिन उससे बड़ी चीज मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये जो व्यक्ति थे, इन्होंने ये तक कहा था कि कपड़े का दाम, वस्त्र का दाम इसलिए बढ़ा है क्योंकि दलित औरतों ने ब्लाउज पहनना शुरू किया। हाँ, कार्टून्स बनते, कार्टून में ये बातें आई हुई हैं, उनकी स्टेटमेंट्स छपी हुई हैं, ये बातें आप ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा आराम से, क्योंकि लोगों ने रिवाइव करना शुरू किया ये सब चीजें। ये वो आदमी है जो बोलता था कि एक ही इलाज है हर चीज का, सारे ब्राह्मणों का सर्वनाश करो। अब ब्राह्मण तक चलो समझ में आता है वजह कि से यूनाइटेड द्रविड़ कड़गम का जो आतंक था तमिलनाडु में इतना भयंकर था कि आपको पता नहीं होता था कि आप सुबह निकलेंगे एज अ ब्राह्मण और आप बिना पिटे, बिना चोट खाए शाम को वापस आ सकते हैं। सड़क पे विजिलेंटे मॉब्स घूमते थे तमिलनाडु में, आपका पूनल बोलते हैं जैसे यज्ञोपवीत, काटने के लिए। इन्होंने जो लिटरेचर लिखा है और जो डिमोनाइजेशन ब्राह्मण्स के नाम पे सनातन धर्म का किया है, इट इज नो डिफरेंट फ्रॉम द वे नाजीज विलेनाइज जूस। राइट, वही लेवल पे हो रहा है। सेम, इवन वर्स आई वुड से। नहीं, पर आप अभी ब्राह्मणवाद बोल रहे थे। ब्राह्मणवाद को इन्होंने कवर यूज किया। हाँ, असल में सनातन के विरुद्ध ही था सब। क्योंकि ब्राह्मण का एक मेरे को समझ भी आता है, क्योंकि कॉमन नैरेटिव सब लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट भी करते हैं, पर ये तो सीधा सनातन पे पूरा ही जा रहे हैं। अन्नामलाई इज कमिंग फॉर देम। अन्नामलाई, मैं तो कहता हूँ इनके शायद वही कुछ कर सकते हैं। तमिलनाडु में एक जागृति तो है डेफिनेटली। तमिल लोगों, देखिए ये अपने आप को तमिल लोगों का इतना बड़ा हितैषी बताते हैं, तमिल संस्कृति का इतना हितैषी बताते हैं। इन्होंने श्रीलंकन तमिल्स के लिए क्या किया? इन्होंने मलेशिया में जो तमिल हिंदू हैं जिनके साथ इतना अत्याचार दिन बर दिन होता है और बढ़ ही रहा है, आपको पता है मलेशिया में जो तमिल हिंदू हैं उनको डेथ सर्टिफिकेट भी आसानी से नहीं मिलते। अच्छा, अगर वो उसको बोलते हैं कि मुसलमान बन गया था मरने से पहले, तो हाथों हाथ इशू हो जाते हैं। हिंदुओं की जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेचर मलेशिया में है वो सबसे पुअर है, तमिल हिंदूज की विशेष तौर पे। तो वो तो हिंदू से तो इसलिए प्लांटेशन लेबर होती थी और दे गॉट लेफ्ट आउट इन द डेवलपमेंट रेस ज्यादा, और वो गैंग्स में इसीलिए इतने ज्यादा मलेशिया में पाए जाते हैं। तो इज द गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेशन इज रैम्पेंट। इज द गवर्नमेंट डूइंग एनीथिंग? इंडियन गवर्नमेंट, हाँ, इंडियन गवर्नमेंट ने ये इशू बार बार रेस किया है इन द पास्ट, नॉट पब्लिकली बट रेस किया है इन इश्यूज को। लेकिन आप ये देखिए, वो इस्लामिक स्टेट का बहाना लेके उन्होंने ये डिस्क्रिमिनेशन को मेन स्ट्रीम किया हुआ है। चाइनीज लोग अपने आप को एंटरप्रेन्योरली स्ट्रांग बनाए रखे, इसलिए वो सर्वाइव कर पाए मलेशिया में। लेकिन अब ये मैं यही कहना चाहता कि द्रविड़ एक बारी गलती से कभी वो करुणानिधि ने कुछ बोला था कि तमिल हिंदू जो मलेशिया में, उनको तमिलियंस जो मलेशिया में उनके साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन इन्होंने क्या किया उनकी स्थिति को उजागर करने के लिए या उसके ऊपर चर्चा करने के लिए? और वो कट्टर हिंदू हैं, माइंड यू, इसलिए तो नहीं कर रहे होंगे। कट्टर हिंदू हैं वो लोग वहां के, इसीलिए नहीं कर रहे होंगे शायद। फिर सही बात, श्रीलंका के जो तमिल हिंदू हैं वो जो शैव सिद्धांत परंपरा को संभाले हुए हैं, वो तो तमिलनाडु में भी शायद आज नहीं दिखती है। अच्छा, उस स्तर पे। बट मैं जितने तमिल नाम सुनता हूँ जनरली, इवन बड़े लेवल पे फेमस भी हाईली एफिशिएंट लोग, उनके कहीं ना कहीं तो सारे कृष्णमूर्ति टाइप्स नाम होते हैं। क्योंकि तो वही तो बात है, सनातन परंपरा कितनी गहरी थी तमिलनाडु में, उसका ये चिन्ह है आज। तो अभी भी दिखता है, लेकिन वो कहाँ है? श्रीनिवासन, श्रीनिवासन क्या हुआ? पेरुमाल किसे बोलते हैं? कृष्णा को बोलते हैं। वही तो मैं और मदुराई इतना बड़ा सेंटर है, मदुराई का नाम ही मथुरा पे पड़ा था, और रामेश्वरम इतना बड़ा तीर्थ स्थान है, हमारे 4 धाम में से एक है। बिल्कुल। तो इतने बड़े सेंटर्स होने के बाद इतना अच्छा रेवेन्यू भी आता है, इतने हिंदूज आते हैं, और आप कह रहे हैं कि एरेडिकेट सनातन धर्म।
क्योंकि वो उनकी मान्यता है ना। उनको वोट उस पे मिलता है बेसिकली। जो डीएमके का जो गठन था, अच्छा इसमें डीएमके और पंजाब के जो सिमिलैरिटीज है, जो अकाल जो सिंह सभा वाली मूवमेंट, उसकी सिमिलरिटी कमाल की है। एलीट लोग सोसाइटी के कंप्लेंट कर रहे हैं कि ब्राह्मणों के हाथ में जॉब्स है, वहां पे भी हिंदुओं के हाथ में है, और या मतलब उस तरह के। तो ये तो कश्मीर वाला टेम्पलेट यूज कर रहे हैं। ये टेम्पलेट स्टैंडर्ड है, ये टेम्पलेट पूरे देश का स्टैंडर्ड है, आप कहीं भी चले जाइए। तो ब्राह्मण के नाम पे हिंदू को मारो, बस गेम यही चला आ रहा है इतने सदियों से। और ये सब एक्चुअली क्रिश्चियन बेस्ड ज्यादा क्रिश्चियन मिशनरीज ने ही स्टार्ट किया था, क्योंकि उनको ये समझ आ गया था कि अगर इसको हम नहीं छेड़ेंगे, हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। दे वर नॉट सक्सीडिंग इन द प्रोसेस, बिकॉज़ रूट्स आर वेरी स्ट्रांग। रूट्स आर वेरी स्ट्रांग। तो आप वही देख लो ना, जो पैस्टर है, हमने कल बात की, जो पैस्टर लोग हैं पंजाब में, नरूला, वो एक पगड़ी बांध के, अच्छा वो लोग क्यों नहीं अपनी जाति छोड़ते फिर? तो ओबीसी बेनिफिट चाहिए उनको। नहीं, वो जाति क्यों नहीं छोड़ते? नरूला जैसे नाम क्यों नहीं छोड़ते, या देओल जैसे नाम क्यों नहीं छोड़ते? तो कन्वर्ट हो जाते हैं ना उस नाम पे सामने वाला। तो क्यों नहीं करते? आप थॉमस बन जाओ। बट ये तो क्रिश्चियन मिशनरीज का वो रहा ही है ना, एक टेम्पलेट की। वो उधर की लोकल जो डेइटीज टाइप है उसमें ही उसको जीसस को दिखाते हैं और फिर उससे सॉफ्ट कर देते हैं सामने वालों को। देखिए एक बड़ा पुराना किस्सा है कि ये यूपी के गांव की कहानी है, मेरे को काफी सुनने में आती है किंवदंती के तौर पे, कि ये कोई पादरी आया और उसने बोला हमारा जो यीशु है वो आपके कृष्णा से ज्यादा बलवान है, ताकतवर है। कैसे? बोला एक काम करे, कटोरा पानी का लेके आओ। अब उसने क्रॉस को पानी में फ्लोट करके दिखा दिया। वो क्रॉस लकड़ी का था, वो तो फ्लोट ही करेगा। हाँ, जो कृष्ण जी का विग्रह था वो कांसे का था, वो तो डूबेगा ही पानी में। देखा हमारा यीशु ज्यादा बलवान है, और सब परेशान हो गए गांव में। कोई एक साधु था बड़ा समझदार, उसको ये पता चला ना, उसने बोला चल दोबारा करते हैं। वो गया, बोला अब हमारी शर्त पे तुम लड़ो, ये जो प्रतियोगिता होगी। वो ना आग लेके आता है, बोलता अब जला के दिखाओ कौन दिखता है टिकता दोनों में से, हम देखते हैं। आप देख रहे हैं ना कैसे गेम खेला है। ये वो रणनीति जिसके तहत लोगों को भड़काया गया, भरमाया गया, नॉर्थ ईस्ट में सक्सेसफुल होने दी गई। आपको पता है 1956 में एक कमीशन बैठा था, क्योंकि मध्य प्रदेश में भयंकर राइटिंग हुई थी कन्वर्जन के इशू पे। उसके बारे में कुछ किताबें भी लिखी गई, वो रिपोर्ट पब्लिकली भी अवेलेबल है। और उसमें ये कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है। सोचिए उस समय पहली बारी बात आती है कि एक एंटी कन्वर्जन लॉ आना चाहिए देश के अंदर। 1956 में आ गई ये बात? हाँ जी, क्या बात है ये तो अभी तक नहीं आ पाई। अब कुछ स्टेट्स ने, आप हैरान होंगे सोच के कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी जिसने एंटी कन्वर्जन लॉ किया था, बीजेपी की सरकार ने नहीं किया था। वीरभद्र सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे। वो तो वन ऑफ द लेजेंड सीएम्स है, राइट? और वो स्वयं को, वो राज परिवार से थे, बुशहर रामपुर के, और वो जो राज परिवार है अपने को कृष्ण का वंशज मानता था। तो उस बेसिस पे शायद थोड़ा। बट अब ये सोचिए कांग्रेस है, बीजेपी ने नहीं किया। तब बीजेपी जीती थी उधर इलेक्शन। बीजेपी तो ऑल्टरनेट आती है ना। तो वीरभद्र सिंह का टाइम का तो वीरभद्र सिंह के पैरेलल पहले शांता कुमार होते थे, फिर बाद में प्रेम कुमार धूमल आए। मैं टाइम पूछ रहा हूँ, ये 2007 से 10 के बीच की बात। अच्छा, बहुत रीसेंट है ये तो मतलब पर लॉ ये लेके आए। दैट्स अ वेरी बिग मूव, वेरी बोल्ड मूव। बोल्ड, यस, कंसीडरिंग जिस तरह का स्टांस वैसे कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में लेती है सैडली। तो ये जो जब तक ये गेम खत्म नहीं होगा ना, और इस गेम को खत्म करने का एक डिसाइसिव तरीका यही है कि इन लोगों का जो दुष्प्रचार है वो पब्लिक किया जाए। और कोई तरीका नहीं, जब तक लोग समझेंगे नहीं ना, क्योंकि ये तमिल भाषा में, इसलिए आधे लोगों को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। सेम जो गुरमुखी कर रखी है, पंजाबी गुरमुखी, वो जान के की हुई है और डिस्टॉर्ट कर देते हैं उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, ताकि किसी को समझ ना आए कि क्या हो रहा है। क्योंकि जो राम, कृष्ण, सीता, दुर्गा सब लिखा है उसको गायब कर दिया है। वो वेद भी नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं। बल छूटे ही बंधन भयो, कछु ना हो तो उपाय। ये एक चौपाई आती है, ये एक चौपाई का एक हिस्सा आता है जिसमें कि वो बेसिकली कि गज होत सहाय। अब वो गज जो है वो गजेंद्र मोक्ष गज की कहानी कर रहा है, लेकिन वो गजेंद्र मोक्ष के गजराज को बोलने के बजाय उन्होंने लिख दिया लॉर्ड हेल्प द एलिफेंट। हरी और गज आ रहा है दोनों में।
लेकिन लॉर्ड हेल्प एलिफेंट, जबकि गणपति की बात हो रही है। नहीं, ये हरि विष्णु जी की बात हो रही है। गजराज है जो एक राजा जो शापित होके हाथी बनता है, लेकिन उसका उद्धार नारायण स्वयं करते हैं आके। ओके। ये गजेंद्र मुख का बड़ा विष्णु पुराण में एक प्रसंग आता है, भागवत में प्रसंग आता है कि एक राजा को श्राप मिला होता है कि अब तुम्हारा उद्धार सिर्फ हरि कर सकते हैं, तुम हाथी की योनि में चले जाओ। तो और उसको फिर एक वो तालाब में उसको एक मगरमच्छ पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, और वो हरि को याद करता है। वो स्तोत्र गजेंद्र मुख का आता है, सुना हुआ स्टोरी है, राइट। और वो पिक्चराइजेशन भी बड़ा अच्छा होता है कि वो गजेंद्र के हाथ में के सूंड में एक कमल पुष्प है, और ऊपर से नारायण झट से आ रहे हैं, और अपने सुदर्शन से मगर को भी मोक्ष दिया और उसको भी छुड़ाया और मुक्ति प्रदान करी, गज को भी। बाद में तो वो खैर कथा में ये भी आता है कि वो भी शापित था जो मगरमच्छ योनि में था। अच्छा। तो उसकी मुक्ति भी नारायण के हाथ में। ये फोटो शायद देखी भी है मैंने, बहुत पॉपुलर फोटो है, अगर आप इसको याद करेंगे आपको मिल जाएगा, गजेंद्र मुख के नाम से ढूंढेंगे तो। ओके। लेकिन ये देखिए, ये आपने इसका मीनिंग ही चेंज कर दिया है गलत ट्रांसलेशन से। सिमिलरली संगम लिटरेचर रोते रहते हैं द्रविडियन आइडियोलॉजी वाले, ये ट्रांसलेशन क्यों नहीं बताते लोगों को संगम लिटरेचर की क्या है। संगम लिटरेचर में रुद्र का वर्णन है, संगम लिटरेचर में लक्ष्मी की प्रेज है, संगम लिटरेचर में कथा आती है सिलपतिकारम, जिसमें कि कन्नगी नाम की रानी अपने पति को निर्दोष साबित करती है। लेकिन जब वो निर्दोष साबित करती है तो जो पांडियन राजा है उसका जो अपना सेंगोल है, जिसका धर्मदंड है, वो मुड़ जाता है क्योंकि उसने गलत न्याय दिया होता है। और अच्छा। कन्नगी जो है वो श्राप देते है कि मदुरई राख हो जाएगा, लेकिन कोई मंदिर को नुकसान ना हो, ये भी प्रार्थना करती है अग्निदेव से उसी समय, स्वयं अपने आप को सती होने से पहले। ये कथा कोई क्यों नहीं ठीक से बताता। और कन्नगी देखिए देवी की तरह पूजी जाती है आज भी, तमिलनाडु के हिस्सों में भी और श्रीलंका के हिस्सों में भी। श्रीलंका भी तो हिस्टोरिकली इंडिया के ही सिविलाइजेशनल स्फीयर में है। मजे की बात यह कि श्रीलंका के लोग भी अपने आप को भारत का आर्यवर्ती मानते थे। आपको पता है श्रीलंका के जो मूल लोग हैं, हाँ। जो सिन्हलीज जिन्हें बोलते हैं, श्रीलंका के मूल सिन्हलीज भी नहीं है, तमिल भी नहीं है। ओके। इंडिजिनियस जातियां जो थी, जो जिनको आज के वो यक्ष देवा गणा बोलते हैं, ट्राइबल्स थे, वो हिंदू ही हैं इफेक्टिवली। और जो सिंहलीज लोग जो गए थे, ये बेसिकली बंगाल से चले थे। बाप रे, इतना दूर। और उनकी लोग कथाओं में ये आता है कि वो एक ही दिन में बंगाल से श्रीलंका आ गए थे, बुद्ध की अस्थियां लेते हुए। ये कैसा चमत्कार है। कथा में तो चलो बोले एक दिन में आते हैं, लेकिन आप उस कथा का संकेत समझिए ना। आपको पता है बंगाली और सिंहली भाषा जो है उसमें कम से कम 200 शब्द सिमिलर पाए गए आज अभी भी, रिसेंट एक्सपीरियंस। तो वो तो अभी भी जो और जो सिंहली राजा होते थे बाय द वे, वो पांड्यन रानी लेके आते थे हमेशा। अच्छा। मदुरई से। तो रोटी बेटी का रिश्ता जो नेपाल के साथ बोलते हैं, वो तो यहां भी था। तो भूल गए हम लोग ये सब। अभी जब इकोनॉमिकल एक जो क्राइसिस हुआ श्रीलंका में, तो जब इंडिया ने उनको एक क्रेडिट लाइन दी, तो उसमें कुछ गाइडलाइंस भी ऐसे रिलीज हुए थे जिसके अंदर श्रीलंका इज ट्राइंग टू इवेंचुअली ओवर द इयर्स क्रिएट सच अ काइंड ऑफ एनवायरनमेंट कि वो एक तरीके से इसको एफिलिएट स्टेट ही मानती है इंडिया की। वो थोड़ा इनडायरेक्ट वर्ड्स में कहा गया है, बट देखिए अब लोगों को जो एक गुट वहां पे था जो चाहता था कि श्रीलंका डबल क्रॉस करे सबको, इंडिया को भी, चाइना को भी, यूएस को भी, वो अब वो दौर नहीं कर सकती वो सब। तो राय नहीं उनका स्ट्रेंथ। आज के समय में बहुत सारे भारत के आसपास जो देश हैं उनके हित में ही है कि वो भारत के साथ मैत्री बनाए रखे। चाइना ने बहुत कुछ प्रॉमिस किया नेपाल को कुछ नहीं मिला चाइना से। अच्छा। उल्टा इंडिया ने ज्यादा प्रॉमिस ना करके नेपाल को ज्यादा दिया, चाहे वो ट्रेन कनेक्टिविटी हो, डैम बनाने की बात हो, बिजली की लाइन से नेपाल का ब्लैकआउट बंद किया उन्होंने, काठमांडू वैली का, या फिर अब ऑयल पाइपलाइंस बनाई है नेपाल के अंदर ताकि फ्यूल की कॉस्ट कम हो सके। तो इंडिया अब वहां पे कुछ एक तबका है जो कम्युनिस्ट
जो चाइनीज कम्युनिस्ट के इन्फ्लुएंस में है, जो बोलता है ये तो इंडिया डिपेंडेंसी बढ़ा रहा है अपनी, आप चाइना पे डिपेंडेंट होना चाहिए या इंडिया पे डिपेंडेंट होना चाहिए, आज की भौगोलिक परिस्थिति देख के समझ जाना चाहिए आपको। अभी जो प्राइम मिनिस्टर बना है वो वही है, वो तो माओइस्ट है ना, प्रचंड जो है माओइस्ट है। प्रचंड, यस। दुख की बात ये थी कि उसको यहाँ पे महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए ले गए थे, क्योंकि जब वो गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहा था नेपाल में, वो लोगों को इंकरेज करता था कि आप शिवलिंग पे जाके औरतों को बोलता था आप उस पे पेशाब कीजिए, क्या बात, डिसिक्रेट कीजिए। ये करवाया हुआ है माओइस्टों ने बहुत वाइड स्केल पे नेपाल में। आज हम उसको स्टेट गेस्ट बना के महाकालेश्वर ले जा रहे थे, तो मतलब चलिए ठीक है, क्या बोलूं। आई थिंक कूटनीति की अपनी सीमाएं होती हैं। वेरी एम्बैरेसिंग एंड शेमफुल बेसिकली। और नेपाल के अंदर जो बहुत बड़ा तबका लोगों का है वो भारत विरोधी नहीं है और भारत पसंदी ही है, पर ये जो एक तबका जो कम्युनिस्टों के हिस्से में है, अनफॉर्चुनेटली उसका पॉलिटिकल कंट्रोल बहुत ज्यादा है। वरना नेपाल के लोग एक्चुअली अपने आप को नेपाली तो बोलेंगे, लेकिन उनको ऐसा नहीं लगता, ना आपको लगेगा ना उनको लगेगा आप अलग है। इंडिया भी एक तरीके से नेपाली उनको सेम ही ट्रीट तो करती है। देखिए, मैं हिमाचल से हूँ, नेपाली संस्कृति, हिमाचल संस्कृति और उत्तराखंड की संस्कृति में ज्यादा फर्क नजर नहीं आता है। हाँ, सच्ची में ज्यादा फर्क नहीं सीता जी कहाँ से आती है? सीता जी जो आज जनकपुर, जो मिथिला का एक हिस्सा जो नेपाल में है, जैसे हिमाचल में जो देवी परंपरा है, वैसी ही काठमांडू घाटी में अच्छा, तकरीबन सिमिलर देवी परंपरा, दैवीय परंपरा आपको दिखती है वहां पे। तो बात ही नहीं है ना। काठ का जो काम है, काठ का जो स्ट्रक्चर, जैसे काठमांडू का मतलब ही लकड़ी का मंदिर है। ओके। और काठकूणी स्ट्रक्चर जो है वो हिमाचल में और उत्तराखंड में भी दिखते हैं। उल्टा वो तो मिथिला में भी वो दिखता है कुछ हद तक। और पशुपतिनाथ तो इतना बड़ा स्थल है। पशुपतिनाथ इज द ट्विन ऑफ विश्वनाथ। अच्छा। पशुपतिनाथ से, नेपाल से एक व्यक्ति विश्वनाथ में बैठता है और काशी का एक व्यक्ति पशुपतिनाथ में बैठता है, पुजारी मंच। हाँ, अभी भी ऐसा चल रहा है? आज तक चल रहा है। क्या बात है। चलो फिर एक लास्ट पॉइंट से एंड करते हैं, जो हमारे स्टेट वाले टॉपिक्स में जो हमने बहुत ही, जो आज की बात भी रही है, बहुत अच्छे से हमने स्टेट फॉर्मेशन की भी हिस्ट्री देख ली, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे। फिर हमने थोड़ी सी श्रीलंका और नेपाल को भी छू लिया, जो बहुत ब्रिलियंट रहा, मेरे को ऐसा लगता है। एंड करते हैं बॉम्बे के या मुंबई का जो एक ब्लडी हिस्ट्री रहा था, जिसमें गुजराती और महाराष्ट्रन जो एक वही वापस, जैसे हमने चेन्नई की और चंडीगढ़ की बात की। तो ये दोनों का स्टैंड क्या था कि मुंबई पे दोनों चाह रहे थे कि मुंबई उनके पास जाए एक, लेकिन उसमें फिर डिस्कशन ये उठी कि जो डांग रीजन जो गुजरात का आज का है, वो भी ट्राइबल बेल्ट थी। महाराष्ट्र में ट्राइबल जनजातीय क्षेत्रों का काफी समावेश हो रहा था। तो ओरिजिनल बात ये भी उठी थी कि क्या मुंबई की जगह डांग क्षेत्र महाराष्ट्र को दे सके और मुंबई गुजरात को मिल जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये देखिए, इसकी जो संस्कृति थी मुंबई की, आज तो हमें कुछ और ही लगता है, लेकिन मुंबई का जो इतिहास है कम से कम 1000 वर्ष पुराना है। राष्ट्रकूट साम्राज्य के समय से अवशेष आज तक मिलता है। एलिफेंटा केव उसका बहुत अच्छा उदाहरण है, जो यहाँ से एक आइलैंड अलग से आपको दिखता है। अब पता नहीं कितने लोग एलिफेंटा गए होंगे, मैं तो स्ट्रांगली सबको रेकमेंड करता हूँ। मैंने अपने बचपन में एलिफेंटा देखा हुआ है और आपको जरूर देखना चाहिए वो, क्योंकि वो उसमें पुर्तगाली सिपाहियों ने कैसे अभद्रता करी है, ओके, कैसे मूर्तियां तोड़ी हैं, बिकॉज इट इज पेगन एंड पेगन इज कोशर टू ब्रेक। और वो लोग क्रिश्चियंस, वो क्रिश्चियंस हैं, फेनेटिकल क्रिश्चियंस हैं। हाँ, वही स्पेन एंड पोर्चुगल दोनों। तो हमें पता है अब यहाँ पे महाकाली केव जैसे स्ट्रक्चर्स हैं। अभी आपका ये नाला सोपारा जैसी जगह, जो आज नाला सोपारा तो कितना ही लोगों को लगता है, या मड आइलैंड कितना दूर लगता है, हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले इन जगहों में। तो विनीत जी ने इस पे बात की है हमारे पॉडकास्ट। तो विनीत जी तो खैर बहुत कुछ जानते हैं, तो मैं तो सूरज को दिया दिखा रहा हूँ इस समय, मैं तो ये बोलूंगा। लेकिन आप ये सोचिए कि इतना पुराना इतिहास है, तो ऐसा तो नहीं कि वो ओवरनाइट पहली बात ये जगह है। दूसरा, हमें ये तो पता है कि यहाँ के स्थानीय संस्कृति से कुछ मेल था। तो कहीं ना कहीं फिर लोगों को ये समझ आया
कि शायद ये बेहतर रहेगा कि मुंबई पे अपना अधिकार, गुजरात की तरफ एटलीस्ट ये बात है, क्योंकि मोरारजी देसाई स्वयं गुजराती थे जो उस समय चीफ मिनिस्टर थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी के, तो उनके शायद उनके थोड़े से दबाव के से बॉम्बे को छोड़ दिया गया। लोगों का यहाँ पे प्रदर्शन भी बहुत अग्रेसिव हो रहा था, आक्रामक हो गया था कि मुंबई को महाराष्ट्र का ही हिस्सा बनाना है, जिसके इनफैक्ट जो वीर हुतात्मा चौक के जो बलिदान था वो मूलतः मुंबई के विषय पर ही था। हुतात्मा चौक जो है फ्लोरा फाउंटेन वाला, तो ये इशू ही वही था असल में। पर जो गुजरातियों के तरफ से एक बात आती थी तभी कि एक तो मारवाड़ीज और गुजरातीज, इन्होंने ही जो इसका इकोनॉमिक कैपिटल जो बनाया है, इसको फाइनेंशियल कैपिटल, वो सब भी वो इसी वजह से आ पाए क्योंकि अंग्रेजों का दबदबा था। ओके, उससे तो पोर्ट था पहले। देखिए, पुर्तगालियों के कब्जे में ये स्थान था। बॉम्बे का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल पे। ओके, पुर्तगाली बॉम मींस गुड, या हाँ, इन पोर्चुगीज इट मींस ब्यूटीफुल, गुड। और पुर्तगालियों ने कैथरीन ब्रिगेंजा की शादी जब प्रिंस एडवर्ड से हुई, तो उन्होंने दहेज में अंग्रेजों को मिला। तो फिर अंग्रेजों के साथ तो जनरली जितनी भी मर्केंटाइल कम्युनिटीज इंडिया की थी वो वहां जाती ही थी, क्योंकि ट्रेड तो उनका गुजर बसर ही ट्रेड से होता था ना। और वैसे भी सबसे पहले पारसी लोग आए थे। वो भी तो ब्रिटिश ने जानबूझ के दिए ना। पारसी लोग ही एक वो थे जो एक्चुअली फॉरेनर्स के साथ डील करते थे खुल के 17वीं शताब्दी के बाद, क्योंकि बाकी कम्युनिटीज में उस तरह का ट्रेड बंद हो गया था। वाडियाज ना, जो वाडिया हो, बेस्ट टाटा हो, बट वाडियाज वर नोन एज द बेस्ट शिप बिल्डिंग मर्चेंट्स। वाडियाज तो थे ही, लेकिन आपका ये मतलब टाटास भी थे, और आपका ये वाला कौन है, ये अपना सीरम इंस्टीट्यूट वाले भाई साहब जैसे जो है, अच्छा पूना वाला ये सब जो थे, ये ट्रेड के बिजनेस से बने। डिनशॉस भी है। इनफैक्ट टेक्निकली मोर देन हाफ ऑफ मुंबई ऑन पेपर इज स्टिल ओन्ड बाय पारसी अभी भी, या लीग पेपर्स पे। द एरिया वी आर सिटिंग, अब उसमें बड़ा मुश्किल है समझा वो डिलिनेट करना कि अब क्या सिचुएशन है, क्योंकि वो इतना फैमिली ब्रेकडाउन हो चुका है और किसी को नहीं पता कि कहाँ पे क्या है। और उन्होंने भी बहुत ज्यादा सबलेट कर दिया है, बहुत सबलेट हो चुका है, अब किसी को नहीं पता क्या हो रहा है। हाँ, मालूम पड़ता है कि अभी भी एक एरिया है जहाँ पे आपने खरीदा है घर, उसका कुछ परसेंटेज अभी भी नेसवाड़िया को जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात ये भी आप देखिए कि मुंबई वाज अ वेरी कॉस्मोपॉलिटन सिटी। हाँ, मुंबई में 1920 के समय पर भी ईरानी आए। जो ईरानी कैफेज थे वो एक्चुअली वो वाले ईरानी थे। हाँ, जो बाद में आए, नॉट नेसेसरली पारसी ईरानी जो गुजराती थे। एक बगदादी ज्यूज आए, एक रिच बगदादी ज्यू था, आर्मीनियंस होते थे। हाँ। सासून के नाम से जैसे जो आप बात कर रहे हो, तो ये सब जो थे ये बेसिकली अंग्रेजों के टाइम पे ही आए ना। इन्हीं के नाम पे आज भी लोग याद रखते हैं चीजें। तो मुंबई की हिस्ट्री अपने में बहुत, पर इसलिए तो देखोगे ये कैपिटल फाइट में प्रॉब्लम पता है क्या होती है? आप मुंबई जैसे शहर का जो इतना कमाल का इतिहास है उसको पूरी तरह, मतलब आप नहीं बट जनरली हमारी जो डिबेट्स होती हैं उसमें हम ये बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि मुंबई हैज बीन सच अ वार्म एंड वेलकमिंग सिटी शुरू से ही। इसलिए तो सबको एक ड्रीम भी सिटी है कि आपको इसीलिए सिटी ऑफ ड्रीम्स है शायद, एग्जैक्टली शायद इसीलिए सिटी ऑफ ड्रीम्स है। बट ये मुमरा देवी का कहते हैं कि एक वरदान है कि ये कभी डूबेगी नहीं। मैं तो कहता हूँ देवी से ना डूबे। हमारे सारा आर्थिक, भारत का जितना आर्थिक बल है वो इस समय मुंबई से ही आता है। या एक्चुअली मैं तो मैं तो नहीं चाहूंगा कि ना हो मैं तो यही चाहूंगा ना हो। देवी प्रसन्न रहे बस। हाँ, होपफुली वो उत्तराखंड वाली जो शक्तिपीठ का गलती कर दी थी वो शायद इधर ना हो तो बेटर ना ही हो, बस प्रार्थना करो। वो आप कभी देवी के प्रकोप से नहीं लड़ सकते। तो चलिए, हमने थोड़ी मुंबई की भी हिस्ट्री की बात कर ली इस बहाने। वैसे तो हमारा पूरा एक प्लान्ड है पॉडकास्ट विद विशाल भार्गवा जी, जो इस पे हम पूरा वो करेंगे, तो इसलिए और इस पे डीप नहीं आते बिकॉज फिर उसमें कुछ बिल्कुल नहीं, अरे बहुत आई होप वो बहुत अच्छा रहेगा, आई एम श्योर ऑफ इट। मैं तो चाहता हूँ कि लोग इन चीजों पे और बात करें, क्योंकि हमारे जो जितने भी नगर बड़े शहर हैं उनका जो इतिहास है हम तकरीबन भूल चुके हैं। हाँ जी, उसके बारे में कभी फिर चर्चा करेंगे लेकिन डेफिनेटली। तो इसी के साथ ये आज का पॉडकास्ट यहाँ पे खत्म करते हैं। एंड थैंक यू सो मच, आप दिल्ली से इधर आए मुंबई हमारे लिए। अरे आपका बड़प्पन नहीं मेरे को, मैं जैसे मैंने पहले बोला, एक तो बहाना मिला मुंबई वापस आने का, दूसरा बहुत अच्छा लगा कि मुझे ऐसा अवसर मिला। रियली थैंकफुल फॉर दैट। थैंक यू सो मच, आपको नमन। और इसी के साथ
जितना भी अभी तक मैंने इनसे बात की है ऑफ कैमरा भी, तो ये तो हमने जो भी बात की है ना, ये तो 5% 10% भी नहीं है जो हमने एक्चुअली ऑफ कैमरा बात की है। तो जो खजाना है नॉलेज का रोहित भाई, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।